तो कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, C(1). इसमें जो अदर लॉ का टॉपिक है उसमें बेलमेंट एंड प्लेज, ये टॉपिक बहुत इजी चैप्टर है। आपने कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ा था वो लास्ट क्लास में, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो फाउंडेशन लेवल में आप कवर करते हैं, 75 सेक्शन अराउंड वहाँ कवर कर लेते हैं। उसके बाद कुछ सेक्शन डिलीटेड है, उसके बाद यहाँ पेमेंट और प्लेज, गारंटी और एजेंसी, 3 चैप्टर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के कवर हैं, क्योंकि काफ़ी सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो सेल ऑफ गुड्स में जा चुके हैं, काफ़ी सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट में जा चुके हैं, डिलीट हो गए। तो कुछ बचे हुए सेक्शन बेलमेंट, गारंटी और एजेंसी, ये 3 अपने इंटरमीडिएट में आ गए ताकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा कवर हो जाए, कुछ फाउंडेशन में कुछ इंटर में। तो बेलमेंट एंड प्लेज हमारा टॉपिक है। बेलमेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? बेलमेंट सेक्शन 148 कहता है, बेलमेंट किसी को किसी पर्पस के लिए चीज हैंड ओवर करना, और इट विल गेट रिटर्न आफ्टर द पर्पस इज ओवर, और इट विल बी डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ द बेलर, कि किसी को चीज हैंड ओवर करना, हैंडिंग ओवर गुड्स और एनी अदर आइटम टू अदर वन, किसी को देना। इट विल गेट रिटर्न व्हेन पर्पस इज ओवर, जिस पर्पस के लिए दी वो पर्पस ओवर हो जाए तो चीज वापस आ जाएगी, या पर्पस ओवर ना हो उसे, या और इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ बेलर, ओनर जैसे कहे उसके इशारे पे बेचना। यानी मान लो मैंने एक बुक आपको पढ़ने के लिए दी, आप मेरे से एक बुक ले गए, स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ी थी ऑफिस में, कहता जी ये मनी, डेबिट, क्रेडिट, पैसा, ये वो पढ़ के बोर हो गया हूँ। कहता जी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो यही कुछ है ना, सारा दिन बात पैसे बचाने की, कैसे बिजनेस बढ़ाएं, कितना टैक्स, कितना जीएसटी, यही कुछ हमारी लाइफ है। लेकिन पढ़ते पढ़ते बंदे का कई बार मूड बदल जाता है, कहते कुछ और पढ़ो अपनी लाइन से हट के, माइंड रिलैक्स के लिए। कहता स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ना चाहता हूँ, ऑफिस में पढ़ी थी, कहता सर मैं ले सकता हूँ? मैंने कहा ले जाओ, पढ़ के दे जाना। तो वो क्या है? बेलमेंट। जरूरी नहीं है बेलमेंट में कंसीडरेशन हो। बेलमेंट क्या है? जिसमें एक चीज दूसरे को डिलीवर की गई, किसी को हैंड ओवर की गई, पर्पस ओवर होने के बाद वो हमें वापस कर देगा। जैसे वो बुक हैंड ओवर की गई, पढ़ने के बाद वो जब पढ़ लेगा वो विवेकानंद जी को तो वापस कर देगा। या फिर कोई चीज इसलिए हैंड ओवर की गई कि इसे तू बेच दे। जैसे मैंने एक ज्वेलर को एक ज्वेलरी पकड़ा दी, मान लो मेरे पास एक गोल्ड चेन है, पुरानी हो गई है, मैंने और बनवा ली है, मैंने वो ब्रेसलेट या चेन दे दी कि भाई तू बेच दे, कोई लेता है ये पुरानी, बेच दे, बेच के मुझे पैसे दे देना। तो वो मैंने हैंड ओवर की फॉर फर्दर सेल, तो वो वापस नहीं करेगा, बल्कि वो मेरी इंस्ट्रक्शन पे क्या उसे बेच देगा और पैसे मुझे वापस दे देगा। तो कभी पर्पस के लिए चीज, जैसे गाड़ी किराए पे दी, यूज करने के लिए 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, उसके बाद पर्पस ओवर हो जाएगा, मुझे मेरी गाड़ी वापस कर देगा। तो बेलमेंट में पर्पस ओवर होने के बाद वापस, या सेक्शन 148 कहता है कि जैसे इंस्ट्रक्शन दी बेलर ने उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो इसमें 2 लोग आते हैं, एक बेलर और एक बेली। तो बेलर तो कौन हो गया? चीज का ओनर। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल, who have possession of goods, पोजेशन ऑफ गुड्स और असेट, जो भी गुड्स है या असेट है उसकी पोजेशन है। आप मेरे से बुक ले गए तो मैं कौन हूं? बुक का मालिक, मैं बेलर हूं। और जिसको बुक दी स्टूडेंट कौन है? बेली। बेलर और बेली का जो आपस का रिलेशन है, बेलर बेली का, ये क्या है? ये बेलमेंट है। पर्पस ओवर होगा, बुक आप मुझे दे जाओगे। तो बेलमेंट में ये होता है बेली की ड्यूटी, इट्स द ड्यूटी ऑफ बेली टू मेंटेन द गुड्स और असेट टेकन,
उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन लायबल है? बेली। चीज ले गया तो संभाल के रखा, अगर तूने खराब कर दी या तेरी नेग्लिजेंस से लॉस हुआ, यू हैव टू बेयर द होल अमाउंट ऑफ लॉस। बेली, तुझे लॉस उठाना पड़ेगा। ये सारी ड्यूटी किसकी है? बेली की है। मुझसे कार ले गया कोई किराए पे, मैं गाड़ी किराए पे दे देता हूं। राम ने, चलो राम ने कार किराए पे दे दी शाम को, कार ऑन हायर। तो ये कौन है? बेली है, कार को संभाल के रखे, ये कौन है? बेलर। मालिक बेलर ने बेली को दे दी। ये जो बेलमेंट है विद कंसीडरेशन है, इसमें राम क्या ले रहा है शाम से? शाम क्या देगा इसको? उसका चार्जेस देगा, रेंट देगा, जो भी चार्जेस है वो पे करेगा। तो बेलमेंट जो होती है वो विद और विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन यानी कि बिना पैसे भी हो सकती है और विद कंसीडरेशन भी हो सकती है। जैसे मैं ये कार वाला एग्जांपल ले रहा हूं, कार किराए पे दे रहा है तो ये क्या है? विद कंसीडरेशन। किराए पे दे रहा है, सामने वाला लेके जा रहा है, संभाल के रखेगा, जैसे कहा वैसे यूज करेगा, ठीक है, और उसका किराया देगा। ये विद कंसीडरेशन है। कार ऑन हायर, कार ऑन हायर। विदाउट कंसीडरेशन, जैसे आप एक बुक ले गए मुझसे पढ़ने के लिए, तो बुक जो गिवन है इसका मैं कोई किराया ले रहा हूं? आप मेरे स्टूडेंट हो, जान पहचान है, बुक ले गए, पढ़ के वापस दे जाओगे, इसका कोई किराया ले रहा हूं? नहीं। ये क्या है? विदाउट कंसीडरेशन। मैं अपनी गाड़ी अपने दोस्त के यहाँ खड़ी कराया या उसको पकड़ाया, भैया संभाल ले, मैं बाहर जा रहा हूं, आऊंगा तो ले लूंगा, तो ये क्या है? विदाउट कंसीडरेशन। बेलमेंट विद कंसीडरेशन हो जरूरी नहीं, विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकती है। जो विदाउट कंसीडरेशन बेलमेंट है इसे बोलते हैं ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट, एहसान करना। जैसे मान लो आपने घर में एक पेट रखा हुआ है, आपने घर में एक कुत्ता रखा हुआ है पेट, और आपको जाना है सिंगापुर। क्या वो कुत्ते को प्लेन में बिठा के सिंगापुर ले जाओगे? नहीं, उसका वीजा नहीं लगना कि कुत्ते को बिठा के सिंगापुर ले जाओ ना, अलाउड नहीं होगा। वो पता लगे प्लेन में वो काट लिया किसी को, भगदड़ मच गया और एक्सीडेंट हो जाए, तो अलाउड नहीं है ट्रेन में और इस तरह से अपना प्लेन में। तो वो कुत्ते का क्या करोगे? पड़ोसियों के यहाँ बांध आए, कहता भाई साहब प्लीज़ इसका ख्याल रखना, इसको खिला देना, बेचारा उदास भी होएगा हमारे जाने से, इसको थोड़ा खिला लेना और खिला भी देना, ठीक है। तो ये क्या है? क्या वो किराया ले रहा है पड़ोसी कुत्ते को रखने का? ना, वो तो पड़ोसी होने के नाते फर्ज पूरा कर रहा है। ये कौन सी बेलमेंट है? ग्रेचुइटस, एहसान वाली, किसी की हेल्प करने वाली। और विदाउट कंसीडरेशन हो गया कि जैसे आप किसी को संभालने के लिए क्या है, चार्जेस दे के आते हो, कभी यार संभाल ले, इसके चार्जेस। जैसे कार इन गैरेज, कार पार्क्ड इन गैरेज, किराया ले रहा है वो, चाबी भी दिया है, गाड़ी दिया है, वो अपने आप संभालेगा। गैराज में गाड़ी खड़ी कर दी, किराया लेते हैं, तो वो क्या है? विद कंसीडरेशन। ये इसे बोलते हैं नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट, जिसमें एहसान है वो है विदाउट कंसीडरेशन, ग्रेचुइटस। और नॉन ग्रेचुइटस जिसमें कोई किसी की हेल्प करना पर्पस नहीं, पैसा कमाना पर्पस है, इसलिए वो गाड़ी खड़ी करवा रहा है, किराया लेगा गाड़ी खड़ी करने का, तो यूज करने के लिए कार दे दी, किराया ले रहे हैं, तो ये कौन सी बेलमेंट है? नॉन ग्रेचुइटस। टेंट वाले से सामान ले आते हो किराए पे, घर में फंक्शन हो तो आप सामान किराए पे लाते हो ना टेंट हाउस से, तो वो कौन सी बेलमेंट है? वो नॉन ग्रेचुइटस, क्योंकि टेंट वाला आपसे क्या लेता है? किराया लेता है। लेकिन आस पड़ोस वाले से कोई चीज फंक्शन पे ले ली, कई बार क्या होता है पड़ोसी के पास क्या है, कोई बड़ी गैस फर्नेस भट्ठी है, फर्नेस भट्ठी है, उनसे मांग ली, 2 दिन क्या है भट्ठी यूज कर लेंगे, फिर वापस दे देंगे फंक्शन के बाद। तो ये कौन सी है? ये वाली ग्रेचुइटस बेलमेंट है, इसमें कोई किराया नहीं आ रहा। तो बेलमेंट नॉन ग्रेचुइटस और ग्रेचुइटस हो सकती है, जैसे कुत्ता बांधा है, गाड़ी खड़ी कराए दोस्त के पास। लेकिन याद रखना, चाहे दोस्त किराया नहीं ले रहा, ग्रेचुइटस बेलमेंट है, तो भी उसकी ड्यूटी है, बेली की ये ड्यूटी होती है, इट्स द ड्यूटी ऑफ बेली टू मेंटेन द गुड्स और एसेट। या तो संभाले ना, संभाली किसी की चीज तो उसको
पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। और अगर आपकी नेग्लिजेंस से कोई लॉस हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कंपनसेट करने की किसकी आ जाएगी? बिल्ली की। मैं कुत्ता बांधाया पड़ोसी के यहाँ, मैंने कहा भाई साहब मैं जा रहा हूँ सिंगापुर या यूरोप जा रहा हूँ, ये कुत्ता है, ये प्लीज़ आप बांध लो ना, 4 दिन बाद आके ले लेंगे हम लोग, हमें तो अलाउड नहीं है। तो आप पड़ोसी हैं, आप तो इसको बड़ा प्यार करते हैं कुत्ते को हमारे, बांध लो। उन्होंने मान लो बांध लिया, उनको कुत्ते रखने नहीं आते थे, कुत्ता बांध लिया, सर्दी के दिन थे, उनको पता नहीं था कुत्ते को भी ठंड लगती है, उन्होंने बाहर ही बांधा हुआ था किसी गेट के साथ, रात को अपना सो गए, कुत्ता वहीं बताए, बेचारा भौंकता रहा कि मेरे को ढक दो, मेरे को अंदर रख लो। अब उनको क्या पता ऐसे ही भौंक रहा है, वो कहता उदास होगा तो भौंक रहा है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कुत्ता बेचारा ठंड में निमोनिया हो गया और मर गया। मालिक आने पे वो उनको पता लगा ये सिचुएशन है, कुत्ता गेट के साथ बंदा ही मर गया, आस पड़ोस वालों ने बता दिया ठंड से मर गया। कुत्ते का कौन सा कोई पोस्टमार्टम होना है, पर पता तो लग जाता है आस पड़ोस से कि ऐसा करके हुआ। तो इस केस में उसके पैसे देने के लिए कौन लायबल है? पड़ोसी। भाई कुत्ता तुमने निगरानी नहीं रखनी थी तो बांधा क्यों? पड़ोसी ऊपर से पता क्या कहता है, कहता मैंने कौन सा, ये तो ग्रेचुइटस पेमेंट थी, मैंने कौन सा किराया रखने का लिया है। तो भाई रखने का किराया नहीं लिया तो इसका मतलब क्या, तू खराब चीज नुकसान होने देगा? भाई तूने नहीं केयर करनी थी तो ना रखवाता, तुझे केयर नहीं करनी थी तो तू ना रखवाता, लेकिन ये नुकसान करा दिया तूने, तो कुत्ता ही मर गया। 20,000 का था कुत्ता, वो पैसे मांगो उससे। बाकी जो घर वाले परेशान है, बच्चे रो रहे हैं 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया, वो अलग बात है, बाकी नुकसान तो भरना पड़ेगा ही। तो बेली की ड्यूटी है कि चीज को क्या रखे, संभाल के, जैसे अपनी तरह संभालता है वैसे। सुनना, मैं मार्केट गया तो बाइक मेरी पंक्चर होगी मार्केट के अंदर। अब मैंने देखा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, पंक्चर की दुकान भी नहीं आस पड़ोस कहीं देखा कि कोई पंक्चर की दुकान हो, वहाँ से पंक्चर लगवा लें। और लॉकडाउन में बड़ी समस्या है, दुकान नहीं मिलती, टायर की खुली, अलाउड नहीं है। तो मैं उसको खींच के कहाँ लाऊंगा, घर मेरा बड़ी दूर है, 4-5 किलोमीटर दूर, कहीं पर ख़राब होगी। मैंने वहाँ दिमाग लगाया कि आसपास कौन रहता है, तो मुझे याद आया कि यहाँ एक नॉन आदमी है राजेश, वो पास में रहता है। मैंने उसको फ़ोन लगाया, राजेश जी बात ऐसा है, मैं आपके घर के पास आया हुआ हूँ, मेरी बाइक पंक्चर होगी, मैं देखता हूँ कोई दुकान मिल जाए, वैसे मिल नहीं रही, तो प्लीज़ आप मेरी बाइक संभाल लोगे? मिल गया पंक्चर वाला, मैं ले आऊँगा, नहीं तो आप एक बार निगरानी कर लेना, मेरा घर बहुत दूर है। राजेश कहते इट्स ओके, कहते नो प्रॉब्लम, कहता हाँ कोई दिक्कत नहीं, दोस्त के काम आता है। वो कॉर्नर पे आके गली के बाइक ले गया मेरी, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इधर उधर दुकान देखी, मुझे मिली नहीं, मैं घर चला गया, किसी से लिफ्ट ले गया, जैसे भी भाई राजेश से फिर उठा लेंगे, अब ले गया वो बाइक, सुबह देखते हैं पंक्चर लगवाएंगे। रात को क्या हुआ, राजेश ने देखा कि घर में बाइक खड़ी करने की जगह ही एक की है। राजेश के घर में पोर्च इतना बड़ा नहीं है, घर की गैलरी पोर्च, उसने देखा एक की है। उसने अपने वाली बाइक तो अंदर लगाई, लेकिन मेरे वाली बाइक खड़ी करने की जगह नहीं थी, वो गली में ही खड़ी कर दी, गेट के बाहर ही खड़ी कर दी मेरे वाली बाइक। सो गया। रात को आपको पता ही है, लोग तो घर के लोग तोड़ के ले जाते हैं सामान, और यहाँ तो बाहर मिल गया उनको, तो रात को वो बाइक वहाँ से चोरी हो गई। सुबह पता लगा कि सिचुएशन ये है कि राजेश ने मेरी बाइक बाहर खड़ी की थी, बाहर से बाइक चोरी होगी, खुद के अंदर थी। तो इसमें क्या राजेश कंपनसेट करने के लिए लायबल है? यस। राजेश कहता है मैं क्यों कंपनसेट करूं, मेरी क्या गलती है, मैंने तो हेल्प की, खड़ी कर ली बाइक, अब चोरी होगी, मैं क्या करूं? गलती तेरी ये है कि तूने अपनी तो अंदर खड़ी कर दी, या तो तू अपनी भी बाहर खड़ी कर देता, देखी जाती जिसकी चोरी होती। तूने अपनी तो अंदर लगा दी बाइक, मेरी बाहर। कहता जगह ही नहीं थी दोगी, तो जगह नहीं थी तो मेरी क्यों बाहर लगाई? अगर तेरे इतनी प्रॉब्लम थी, जगह की दिक्कत थी, मुझे फ़ोन कर देता, भाई साहब ले जाओ बाइक, मेरे पास जगह नहीं है, या मेरे से रखवाता ही ना। ये फालतू की टेंशन ना लिया करो, अगर जिम्मेवारी ले ली तो फिर उठानी पड़ेगी, बिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस तरह से वो चीज़ रखवानी नहीं चाहिए थी, वरना अब यू हैव टू बेयर द होल अमाउंट ऑफ लॉस, यानी यू हैव टू कंपनसेट द अमाउंट ऑफ बाइक के पैसे आपको देने पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते। समझ आया ये बेलमेंट का टॉपिक? इस तरह से बेली की ड्यूटी है। मेरे पास एक पड़ोसी आके कहता है सुमित जी हमने बाहर जाना है। मैंने कहा भाई साहब जाओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है बात यह है कि घर में सारे लोग जा रहे हैं, घर में फंक्शन है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहता है जी ऐसा है, ये एक पाउच है, इसमें गोल्ड है। कहता 50 तोले गोल्ड है। अब गोल्ड इतना महंगा हुआ पड़ा है, 50,000 रुपये 10 ग्राम हुआ पड़ा है। कहता 50 तोले गोल्ड है, यानी 500 ग्राम गोल्ड है, 25 लाख के आसपास का।
कहता है ये आप रख लो यार, घर में चोरी ना हो जाए, आप संभाल लो। क्या निगरानी रखना इसकी, आएंगे मैं ले लेंगे। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा ना यार, मुझे क्यों फंसा रहा है, इतना कोई छोटी मोटी चीज़ है मैं रखवा लूँ, 25 लाख रुपए का सोना है, मेरे घर में चोरी हो जाए और हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, मैं अपना नुकसान तो उठा लूँगा, तेरा कहाँ से उठाऊंगा। वो कहता कोई बात नहीं यार, ऐसे कहाँ चोरी होती है, तुम तो घर में ही हो। मैंने कहा ना, मैं नहीं रखवाता, मैं नहीं जिम्मेवारी उठा सकता भैया, तू कहीं और रखा अपना सोना। सही बात है। इस तरह से आप क्या ड्यूटी ना लो, अगर जिम्मेवारी ले ली तो आपकी ड्यूटी हो जाएगी संभालने की। आपने गोल्ड पकड़ लिया और किचन में ही रख दिया, ध्यान ही नहीं, क्योंकि अपनी चीज तो बंदा लॉक लगा के रखता है। पड़ोसी का गोल्ड है वहां रख दिया और घर में कोई लेबर वाले आए हुए थे उठा ले गए, या घर में कोई और बंदे आए हुए थे बाहर के, उन्होंने मौका देखा साफ कर दिया, और बंदे भी बाहर के थे पकड़े नहीं गए, तो इसमें आपको कंपनसेट करना आ जाएगा गोल्ड का पैसा। इसलिए मुसीबत मोल ना लो। कोई आदमी मुझे कहे कि सर आपके इंस्टीट्यूट के बाहर बाइक खड़ी कर दूं, आ जाऊंगा 2 घंटे तक, मैं कहा ना भैया, ये देख लिखा हुआ है पार्किंग एट ऑन रिस्क, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारी तो अपनी नहीं संभलती यार बाइक, तू अपनी बात कर रहा है, तू अपने रिस्क पे खड़ी कर जा, हमें ना कह निगरानी रख, हम तो अपनी नहीं रखते निगरानी। तो इसलिए आप जिम्मेवारी ना लो। अगर आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली हेल्प करने की, तो उसकी केयर टेकिंग आपकी ड्यूटी है, आपको नेग्लिजेंट नहीं होना। हाँ, अगर मैं कहूं कि आपने वो गोल्ड अपने गोल्ड के साथ रखा, 2-2 लॉक लगा के रखा, डकैत आ गए, छोटे मोटे चोर नहीं, बड़े डकैत आ गए, उन्होंने क्या है सारे घर के लोगों को बेहोश कर दिया, कोई स्प्रे वगैरह करके या कैसे, और लॉकर तोड़ के मेरा गोल्ड भी ले गए, उसका भी ले गए। अब इसमें मुझसे वो पड़ोसी गोल्ड मांगे, सुमित गोल्ड दे, तो मैं बच सकता हूं? यस। इसमें मेरे पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस है तो बता दो, मैंने बाहर छोड़ा हो गोल्ड उसका और अपना अंदर रखा हो लॉकर में तो बताओ, मैंने उसका गोल्ड वहीं रखा जहां अपना रखता था, मेरा भी पैसा गोल्ड चोरी हो गया, साथ में उसका भी हो गया, तो इसमें गलती किसकी है? क्या मैं लॉस कंपनसेट करने के लिए लायबल होऊंगा? नहीं। मैंने क्या कहा, अपनी तरह संभाल के रखो, जैसे अपने सामान को संभालते हो, फिर भी खराब हो जाए तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू प्रूव दैट कि यू आर नॉट नेग्लिजेंट इन मेंटेनिंग ऑफ दैट गुड्स, आप उसमें लापरवाह नहीं थे, खराब हो गया। जैसे मान लो पड़ोसी कुत्ता या अपनी गाय बांध गया था, आपने उसको बिल्कुल अच्छे से केयर किया, आपने उसको ठंड का मौसम है तो रात को अंदर बांधा, गर्म दूध पिलाया, सब कुछ ओके, आपको कुत्ते पालने आते हैं क्योंकि आपने भी कभी पेट रखा हुआ है, पूरा अच्छे से काम किया, लेकिन उसे हार्ट अटैक आ गया, मर गया, नेचुरल है, कभी भी किसी को ये दिक्कत आ सकती है, ऑन रिकॉर्ड है कि ये अचानक एक्सपायर हुआ इस तरह। तो अगर आपके पार्ट से कोई फॉल्ट ही नहीं है, आपने कुत्ते को बाहर बांधा नहीं, कोई डांटा नहीं, कुछ मारा नहीं, कुत्ता क्या नेचुरली बुलावा आ गया भगवान का, चला गया, तो ये तो बंदे का भी नहीं पता लगता बैठे बैठे कब चला जाए। तो आपके घर कोई रिश्तेदार आया हो, मान लो 1 मिनट के लिए रिश्तेदार आया हो और नेचुरली वो डेथ हो जाए उसकी, तो क्या आपके रिश्तेदार कहेंगे हमारा बंदा मार दिया इन्होंने? नहीं, नेचुरल है भैया, अटैक आ गया, कुछ आ गया, ऐसी चीजें हो जाती हैं, अब क्या इलाज है, भगवान की मर्जी है, जरूरी थोड़ी कि बंदा अपने घर में ही जाएगा, हो जाता है कई बार ऐसा है, आजकल तो साइलेंट अटैक आते हैं, पता ही नहीं लगता बंदा कब चला गया। तो वही चीज है, वो कुत्ता नेचुरल रीजन से एक्सपायर हुआ तो बेली लायबल नहीं होगा। ये सारे झगड़े प्रूव करने पे हैं कि गलती है कि गलती नहीं। आप फाउंडेशन लेवल में पढ़ा करते थे बेलर बेली का कंसेप्ट, फाइंडर, किसी को गिरी हुई चीज मिली, फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसे आप बेली भी बोल देते थे, गिरी हुई चीज मिली तो उसे संभाले। मान लो पेरिशेबल आइटम मिल गई, पेरिशेबल आइटम मिली है, उसे फाइंड आउट हुई है पेरिशेबल आइटम, तो उसकी ड्यूटी अगर या तो उठाए ना, अगर उठा ली तो उसे अपने घर में रखे, फ्रिज वगैरह में रखे, पेरिशेबल आइटम है, जैसे कि मैंगो मिल गए, मैंगो, एप्पल, कुछ ऐसी चीज, ये ऐसी चीजें ज्यादा लाइफ नहीं होती, खराब हो जाती हैं, तो आपको एक पूरी की पूरी पैक, एक पेटी 20 किलो मैंगो की गिरी हुई मिली, आपने उठा ली तो अपने रेफ्रिजरेटर में रख लो ताकि खराब ना हो मौसम से, मालिक मिल जाएगा वापस कर देना, या कोल्ड स्टोर में रखवा दो, ज्यादा आम है, घर के फ्री रेफ्रिजरेटर में नहीं आएंगे, कोल्ड स्टोर में रखवा दो, मालिक आएगा तो ले जाएगा। ये मालिक इसका राम था बेलर, आपने कोल्ड स्टोर में रखवा दिया, राम ढूंढता ढूंढता इसके पास आ गया, फाइंडर के पास, और ये कहता है जी कोल्ड स्टोर में रखवाइए, 50 रुपए किराया कोल्ड स्टोर का, मुझे दे दो और अपने आम ले जाओ।
ये खर्चा मांग सकता कोल्ड स्टोर का? यस। भाई इसने क्या गलती कर दी कोल्ड स्टोर में रखवा के? आम खराब हो होते इसलिए उसने कोल्ड स्टोर में रखवाए, खर्चा कर दिया 50 रुपए 100 रुपए जो भी है, तो आप इसको 100 रुपए इसका एक्सपेंस दो, एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस, खराब होने से बचाने के, आर टू बी रिम्बर्स्ड बाय बेलर टू बेली। बेलर को बेली के वो सारे खर्चे देने पड़ेंगे जो संभालने के लिए उसने किए हैं। तो भैया 100 रुपए लगा कोल्ड स्टोर का, वो दो और अपने आम ले जाओ। बाय चांस बड़ा ढूंढने पे भी मालिक नहीं मिला, कोल्ड स्टोर का खर्चा ऐसा है कि ऐसे पड़े पड़े तो फिर किराया बड़ा पड़ जाएगा। तो बेली को समझदारी दिखानी चाहिए, वो आम बेच दे, पता लगे जितने के मैंगो है उससे ज्यादा किराया लग जाए तो उसने मैंगो बेच डाले। अक्सर बेली बेच देता अगर 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स फाइंड आउट। अगर उसे लगता है ये आम जो है, ये मान लो उसे लगता है ये आम 3000 रुपए के हैं, 3000, और उसे लगता है खर्चा 2/3 से भी ज्यादा होता लग रहा है, अगर यूं ही हालत रही थोड़े दिन बाद इसका किराया इतना पड़ जाएगा, तो बेली को चाहिए कि उस आम को बेच दे बाजार में जितने के बिकते हैं, ठीक है, अपना खर्चा काट के बाकी पैसे बेलर को दे दे पता लगने पे। तो मान लो इसका 500 रुपये खर्चा लग गया अभी तक कोल्ड स्टोर का, और इसने सोल्ड एट वो गुड्स बेच दिया 2400 का, तो 1900 रुपये नेट जो हैं इसके पास हैं। बाद में राम मिल गया, राम आ गया ढूंढते ढूंढते, काफ़ी टाइम बाद कहता भाई साहब मेरे मैंगो का एक पैक मिला था, ये कहता हाँ मिला था, कहता भाई दे दो वो, कहता भाई साहब इतने दिन हो गए 25 दिन हो गए आम पड़े रहते क्या, इतने दिन खराब हो जाते, कोल्ड स्टोर का किराया बड़ा पड़ जाता, मैंने वो बेच दिए 2400 रुपये में, थोड़ा सस्ता करके ही बेचने पड़ते हैं, देखो ऐसे थोड़ी चीज़ बाजार रेट पे बिकती है, आप किसी को बेचने जाओगे तो सस्ती लेगा, मेरे खर्चे हो गए 500 300 200 जो भी काट लो, नेट पैसे आपको देने पड़ेंगे राम को। राम कहे मेरे तो मैंगो ही दो, मैं तो मैंगो ही लूंगा, स्पेशल मैंगो थे, नहीं मांग सकता भाई, वो मैंगो खराब हो जाते फिर तू ले लेता। इसने समझदारी दिखाई, मैंगो बेच दिए, अपने खर्चे काट के बाकी पैसे देगा, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तुम्हारा मन करे तो आ जाना कोर्ट में कभी केस लड़ने, कोर्ट कहेगा भैया इसकी क्या गलती है, तेरे मैंगो वैसी कोई चोरी ले करके ले जाता तो तुझे मिल जाते, खराब हो जाते फिर तुझे क्या मिलता। अगले ने समझदारी दिखाई, बेच दी और अपने खर्चे काट के तेरे को पैसे दे रहा है, ठीक है, तो इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता। इसको थैंक्स बोलने की बजाय तू लड़ाई कर रहा है, तो ये आदमी इससे ज्यादा काम के लिए लायबल नहीं। तो अगर आप फाइंडर हो, गिरी हुई चीज मिली है तो आप बेली हो, आपको रीजनेबल एफर्ट करने हैं रियल ओनर को, बेलर को ढूंढने के कि वो मिल जाए और उसे हम सामान वापस दे दें। तो बेली की ड्यूटी है जब तक बेलर ना मिले उस सामान को संभाले, और खराब होने वाली चीज है तो बेच दे। मान लो बेलर की कोई चीज गिरी, मैं कह रहा हूं कि कोई जैसे कोई ऐसी चीज पेंटिंग गिरी हुई मिल गई बेली को, अब वो पेरिशेबल आइटम तो है नहीं कि पेंटिंग खराब हो जाएगी, उसने संभाली, कोशिश करता रहे, कभी बेलर मिल गया तो ले जाएगा, बेलर कभी नहीं आया तो लोग कहता है वो सामान बेली का ही है, और क्या इलाज है फिर। जब पूरा ढूंढने पे, रीजनेबल एफर्ट करने पे भी बेलर नहीं मिला, रखो महीना 2 महीने, कभी तो बेलर आएगा, काफ़ी कोशिश करने पे बेलर नहीं आया तो वो चीज़ किसकी होगी, कोई पूछ ही लेता है सर ये किसकी होगी, नॉर्मली ये बेली के पास ही रहने दो, ये होता है। कुछ चीज़ों में ठीक है पुलिस कंप्लेंट करनी जरूरी होती है, पुलिस जमा कर ले अपने रिकॉर्ड में कि मालिक आएगा दे देंगे, तो बेली फारिग अपनी ड्यूटी से। लेकिन अगर वो बेली के पास पड़ी, उसने आसपास लोगों को बता दिया, FB पे ऐड डाल दिए कि किसी की ये चीज़ है, अपना कोई हिंट दे के, साइन बता के, कोई स्पॉट बता के ले जाए तो वो ले जा सकता है, नहीं तो वो बेली रखेगा, और क्या सोल्यूशन है। चलो और एक बात, बड़ा हुआ बेनिफिट भी, इट्स द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स एज इट इज। एज इट इज का मतलब जैसे दे के गया हूं वैसे वापस करो, जिस हालत में दे के गया हूं वैसे उसी हालत में वापस करोगे, जैसे दे के गया हूं उसी चीज। मान लो मैं अपनी कोई चीज दे गया, जैसे मान लो गोल्ड दे गया, भैया संभालना आके लेता हूं, जो वो पड़ोसी था ना बेली, उसने उस गोल्ड को मेल्ट करके ना
आपको कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, वो पागल होते हैं लोग। आप अपनी ब्रेसलेट, चेन और नेकलेस और काफ़ी चीज़ें, और जो भी पायल है लेडीज़ की, कोई रिंग है, वो जो भी सामान था पड़ोसी के रख गए कि अगले महीने आएंगे ले लेंगे। पड़ोसी ने क्या किया, यार इसको संभालना मुश्किल है, सारी चीज़ को मेल्ट कर लिया, सारे गोल्ड को मेल्ट करके ना सारे का एक बड़ा बिस्किट बना दिया। कहते ये लो बड़ा बिस्किट बना के, जब आप आए कहता लो भाई साहब बिस्किट लो। गलत कर दिया तूने, ये क्या कर दिया, सारी ज्वेलरी को मेल्ट कर दिया, इसके मेकिंग चार्जेस इतने लगते हैं। चलो मान लिया गोल्ड तो उतना है, लेकिन ये गोल्ड के मेकिंग चार्जेस और वो जो ज्वेलरी होती है उसके अंदर कुछ वेस्ट मेटल भी होता है, वो गोल्ड के रेट में ही आता है। अब ये बिस्किट है तो ये तो अब इसको बेचेंगे तो उसका वेस्ट काट के बिकेगा और प्लस इसके मेकिंग चार्जेस लगेंगे। तूने गलत कर दिया, तुझे किसने कहा था कि इसको मेल्ट कर दे, ये ड्यूटी थी बेली की एज इट इज रखे और एज इट इज वापस करे। तूने इसमें कोई चेंज किया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट द होल लॉस इनकर्ड बाय बेलर। पूरे पैसे उसके मेकिंग चार्जेस, गोल्ड का लॉस जो भी है बेली को देने पड़ेंगे। सही है। आप पड़ोसी के यहां एक स्प्लेंडर बाइक खड़ी कराई, कहते यार 1 महीने के लिए हम जा रहे हैं कहीं दूर साउथ इंडिया में, काम है कोई, आफ्टर 1 मंथ आएंगे। स्प्लेंडर बाइक खड़ी कर दी पड़ोसी के यहाँ। वो कहता है ठीक है जी आ जाना, ले जाना आप 1 महीने बाद। पड़ोसियों का लड़का था बड़ा जिद्दी, जिनके घर में बेली आपने बाइक खड़ी की। वो कहता अंकल तो महीने बाद आएंगे, मैं शौक पूरा कर लूँ पापा। वो कहता पापा कहते क्या, कहता इस स्प्लेंडर को चला लूँ 1 महीना। कह चला ले बेटा। कहता इसके टायर टूर फिर बदल लेंगे। उन्होंने क्या किया, उसके टायर बदल दिए। टायर वो ऊंचे ऊंचे डाले होते हैं ना, वो ओवरसाइज टायर आपने देखा होगा बाइक्स में। स्प्लेंडर में CBG वाले टायर डाल दिए उसने, या कोई और टायर डाल दिए बड़ी बाइक वाले। तो उससे क्या है, वो बाइक बेढंगी हो गई। बाइक में बैलेंस नहीं होता ना, हर चीज़ का बैलेंस होता है। आप बैलेंस के बिना वो चीज़ नहीं चला सकते, लेकिन ये लड़के यंगस्टर ऐसा करते हैं। वो टायर बदल दिए, पैसे लगा दिए। जब आप महीने बाद आए तो आपने देखा बाइक ये कैसी बाइक है। वो कहता है अंकल खुशी बनाओ, पैसे हमने लगा के टायर बढ़िया डलवा दिए बड़े वाले, अभी बाइक्स पूरी बढ़िया लगती है। आप क्या जुलूस निकाल दिया यार, मैं अच्छा लगूंगा क्या ये। और वो टायर देखो ओवर साइज है, पानी के छिंटे भी हमारे ऊपर आएंगे, इसका मड गार्ड भी कवर नहीं कर पाता उस टायर को, बड़े को। ये खराब कर दिया आपने बिना पूछे मालिक से, इसका नुकसान भरना होगा। अब वो वापस पुराने टायर लगाएगा और खर्चा मैकेनिक का, और वो सारा खर्चा किसको देना होगा, बेली को। भाई जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए दी थी संभालने के लिए, संभाल ली और आप उसे वापस कर दो। अगर आपकी वजह से कोई नुकसान हुआ, आपने उसकी शेप बदल दी, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट द होल लॉस इनकर्ड बाय बेलर। आपको वो पूरा लॉस कंपनसेट करना होगा। तो सामान जैसे दिया है वैसे ही वापस करो। क्लियर है। मान लो आपको एक आदमी देसी घी दे गया 4 किलो, क्या भाई साहब ये लो देसी घी संभाल लो 4 किलो, अगले दिन आऊँगा मैं ले जाऊँगा। आपने क्या किया, वो देसी घी ना अपने डालडा घी में मिक्स कर लिया। उसका 4 किलो देसी घी अपने 4 किलो डालडा घी में या रिफाइंड में या वनस्पति ऑयल जो है, घी जो है, उसमें मिक्स कर दिया डालडा में। 8 किलो हो गया वो। जब आप आए आपने कहा जी मेरा देसी घी क्या है, वो कहता ले जाओ यार 2 बड़े बड़े कंटेनर ले जाओ। आपको स्मेल से ही पता लग गया यार देसी नहीं है, इसमें तो डालडा मिक्स है। तो आपने उसको कहा, कहता मिक्स हो गया कोई ले जाओ। भैया अब ये डालडा क्यों लूँगा मैं, तूने देसी में डालडा डाल दिया, मेरा तो सारा देसी घी था महंगे वाला, अब डालडा बड़ा सस्ता है, वापस पैसे दे मेरे को, इसके कंपनसेट कर। ऐसा है। अगर उसने आपका सामान बेली ने अपने सामान में मिक्स कर दिया है और मिक्स होने के बाद वो सेपरेबल है, सेपरेट करना पॉसिबल है, तो सेपरेट करने के सारे खर्चे किसके होंगे, बेलर के। सेपरेट करना, उसे अलग करवाने के देना पड़ेगा बेलर को। जैसे मान लो मैं उसे चने दे गया, बड़े बड़े पीस थे चने के, बढ़िया ब्लैक वाले चने, उसने अपने छोटे दाने वाले चने में मिक्स कर दिया, उस चने में मिक्स कर दिया। अब क्या हुआ कि मैं आया तो मैंने देखा ये चने मिक्स हैं, तो उसे छांट के अलग हो जाएंगे, थोड़ा बंदा लगाना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, उसे छांट के अलग कर देगा। ये अलग करने के खर्चे बेली के लगेंगे। किससे पूछ के तूने मिक्स किया, हमने तो कहा नहीं था मिक्स करने को, हमें तो क्या है हमारे बड़े दाने वाले चने दे दे और इसे अलग करने का खर्चा सारा बेली का है, देगा। लेकिन घी तो अलग हो ही नहीं सकता, घी तो वो मिक्स हो गया है पूरी तरह से, उसे तो गर्म करके या कैसे भी घी डालडा और देसी अलग हो जाएगा, नहीं होता, वो तो घुल मिल जाता है ऐसे।
इस केस में तो आप उसको कहो भी आप पूरे घी के पैसे दे, ये घी तू रख मिक्स वाला, तेरे काम आएगा, ये मिलावटी घी डालडा देसी, हमें तो पूरा 4 किलो देसी घी के पैसे दे क्योंकि अलग हो नहीं सकता। सही कह रहे हो, ये बेल्ली की ड्यूटी है। तुझे मिक्स करने को किसने कहा था? हमने तुझे घी दिया, तू घी अपना वापस कर दे, एज इट इज संभाल के रखने के लिए दिया था, ना कि अपने में मिक्स करने के लिए। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द बेल्ली टू रिटर्न द गुड्स एज इट इज, यानी इन सेम कंडीशन इट इज टू बी रिटर्न आफ्टर द पर्पज इज ओवर। तो ऐसा क्लियर? कोई बाइक दी वापस करो एज इट इज, कार दी एज इट इज वापस दो, बुक दी तो बुक एज इट इज पढ़ के वापस दो। मेरे से स्वामी विवेकानंद की बुक ले गए तो उसमें खराब कर दी बुक आपने, जगह जगह उस पे ब्लैक पेन से राउंड लगा दिए, कहीं हाईलाइटर चला दिया तो कहीं पे कुछ कुछ करके रंग बिरंगी बुक कर दी। गलत कर दिया तूने भैया, बुक खराब कर दी, इसमें तो ड्रामा ज्यादा लग रहा है वो बुक, तो गलत है। इस बुक को क्या है, ऐसे करना नहीं चाहिए था, बिना पूछे तुझे खराब की है तूने बुक, इसके पैसे भरने के लिए लायबल बेली है। एज इट इज चीज वापस करे। लेकिन कभी कभी पर्पज ही चीज को, नेचर को चेंज करने का होता है, तो एज इट इज वापस नहीं आएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर राम ने ज्वेलर को गोल्ड दिया 10 ग्राम, 10 ग्राम गोल्ड दिया, बिस्किट की शेप में है वो, बिस्किट की शेप में गोल्ड है, 10 ग्राम गोल्ड दिया राम ने ज्वेलर को। राम ने ज्वेलर को 10 ग्राम बिस्किट जो है गोल्ड दिया, 10 ग्राम राम ने ज्वेलर को क्या दिया, इससे क्या बना दे, ऑर्नामेंट्स, इससे गहने बना दे। तो इसका पर्पज ही क्या है, ये जो राम ने बिस्किट दिया है 10 ग्राम का, तो वो तो शेप चेंज करने के लिए दिया है, किससे ज्वेलरी बना दे, ऑर्नामेंट बना दे। तो एज इट इज बिस्किट वापस थोड़ी आएगा। अब यहां से बिस्किट गया था, यहां से क्या आएगा, ऑर्नामेंट। इसमें तो पर्पज यही है कि इसको ऑर्नामेंट में बदल के दे दे, तो वो बदल के देगा, वो बदल के देगा, क्योंकि वो इस पर्पज के लिए दिया है। क्लियर? तो इसलिए क्या है, अगर हाँ ऐसा कुछ है कि पर्पस के लिए दिया है चेंज करके देने के लिए, देन ओके। मैंने एक मिस्त्री को कोई बाइक दी, मैंने कहा कलर दोबारा करके दे दे, बाइक दे दी कि इस पे दोबारा कलर करके दे दे, तो वो तो दी इसलिए कि इस पे कलर करके दे दे, तो पर्पस ही है, तो वो कलर करके दे दे, तो क्या गलत है उसमें? सही, अगर वो कलर करके दे दे तो पर्पस ही है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ कहा नहीं, वो खुद से कलर कर दे तो बेली जिम्मेवार है। बाइक ही खराब कर दी उसने, ऐसी कलर कर दिया बिना पूछे, तो आप पूरे पैसे मांग सकते हो। तो ये है। और अगर बेलर बेलर ने शाम बेली को कोई चीज दी और उस चीज का बड़ा हुआ बेनिफिट जो एक्स्ट्रा है, जो उसमें कुछ गेन हुआ है, वो भी लौटाना होगा। जैसे राम ने शाम को काऊ दी, वो काऊ प्रेग्नेंट थी, उस काऊ के साथ एक काफ बच्चा पैदा हुआ उस काऊ का। इसने राम ने शाम के घर में गाय बांध दी, कहते हैं यार हमारे घर में इमरजेंसी होगी है, कोई रिश्तेदार की डेथ होगी, वहां जाना है, 5-7 दिन बाद आएंगे, गाय बांध लो। गाय बांध दी, गाय प्रेग्नेंट थी, शाम के घर में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, वो गाय का बच्चा हुआ। जब राम आया तो वो अपनी गाय और बच्चा ले जाना चाहता है, शाम कहता है बच्चा हमारा है। शाम कहता तूने गाय दी थी, गाय ले जा, बच्चा तो भगवान ने हमारे लिए भेजा, हमारे घर में भेजा, हम ये बच्चा नहीं देंगे। क्या ये बच्चे को रोक सकते हैं? नहीं। ये बड़ा हुआ बेनिफिट उस चीज का सारा किसका है? राम का, क्योंकि उसमें शाम का कोई रोल नहीं। ये बच्चा जो है नेचुरली पैदा हुआ है उस काऊ का जो इनकी थी, तो काऊ के साथ उसका काफ, उसका बच्चा भी वापस देना पड़ेगा। क्लियर है? तो बड़ा हुआ गेन भी किसका है? ये बच्चा भी किसको मिलेगा? राम को। एक और केस देखना, एक्स ने वाई के यहां कॉटन रखी 500 kg कॉटन, जैसे गोडाउन में नहीं रख देते किसी के किराए पे या फ्री में, जैसे भी एक्स ने अपनी कॉटन वाई के गोडाउन में रखी और बारिश के मौसम पे कॉटन का मॉइस्चर की वजह से वेट बढ़ गया ड्यू टू मॉइस्चर। कॉटन का जो वेट है, पड़ी कॉटन का वेट 525 kg हो गया।
अब ये 500 किलो रख के गया था, वो पड़ी पड़ी एज इट इज वहीं पड़ी है जहां रख के गया था। लेकिन क्या होता है कि सर्दी के मौसम में ठंडी हवा चलती है, जहां रखा वो नीचे का फ्लोर भी ठंडा हो जाता है, तो उसने मॉइस्चर पकड़ लिया कॉटन ने, कॉटन का वेट बढ़ गया। अब जब राम कॉटन लेने आया तो शाम कह रहा है, या एक्स कॉटन लेने आया तो वाई कह रहा है कि कॉटन जो तू रख के गया था वो 500 kg अपनी ले जा, 25 किलो बड़ी हुई हमारी है। क्या वो सही कह रहा है? सही नहीं कह रहा, वो सही नहीं कह रहा। क्यों सही नहीं कह रहा? क्योंकि तुम्हारा कॉटन को बढ़ाने में क्या रोल है? वाई कह रहा है 25 किलो मैं रखूंगा, गलत कह रहा है। पूरी कॉटन 525 किसको मिलेगी वापस? एक्स को, क्योंकि वाई तुम्हारा कोई रोल उस कॉटन को बढ़ाने में नहीं। ये तो मौसम सूख, मतलब थोड़ा सा सूख जाएगा, जैसे कॉटन, क्यों, जैसे मॉइस्चर चला गया, ड्राई मौसम आया तो वो मॉइस्चर जो है खत्म हो जाएगा, कॉटन घट जाएगी। तो ये कॉटन टेम्परेरी बढ़ी है मॉइस्चर की वजह से, तुम ये कॉटन रख नहीं सकते। ये पूरी कॉटन 525 वापस करनी पड़ेगी वाई को, किसे? एक्स को वापस करनी पड़ेगी। तो समझ आया? तो बेलमेंट में बड़े झगड़े हैं, और बेलमेंट में झगड़े तो ये भी हैं कि मान लो बेलमेंट में आपने किसी को कार किराए पे दे दी, कार किराए पे दे दी, तो अंडरस्टूड है कार का किराया, मान लो ए बी ने कार किराए पे दे दी, कार ऑन हायर, तो इसकी ड्यूटी है, इट्स एज ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल डिफेक्ट। भैया किराए पे देगा, गाड़ी चेक करके दे, गाड़ी ओके है कि नहीं। आप किराए पे दे रहे हो, किराया कमाना आसान है क्या? गाड़ियां किराए पे देते हो तो पूरी तरह से चेक करके दो कि गाड़ी में कोई डिफेक्ट तो नहीं, कि जो बंदा ले जाए कल को परेशान ना हो। ये चेक करके देना बिल्डर की ड्यूटी है। गाड़ी का एसी भी खराब था, इंजन में भी खराबी थी, ये बात जानता था कौन? ए, फिर भी गाड़ी दे दी कि रास्ते में खराब होगी। बड़ी हरासमेंट हुई बी की फैमिली की, और उनको इमरजेंसी खर्चा करके उस गाड़ी को रास्ते में ठीक करवाना पड़ा। कंपनसेट कौन करेगा? बी करेगा। भैया नॉन अननोन सारे फॉल्ट बताने की ड्यूटी है किसकी? बेलर की। किराए पे दे रहा है तू? हाँ, अगर किराए पे नहीं दे रहा, यानी ये कौन सी बेलमेंट थी? ये नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट थी। ये नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है, तू किराया ले रहा है, विद कंसीडरेशन है, मतलब विद कंसीडरेशन बेलमेंट है, किराया ले रहा है तुम। तो ऑल फॉल्ट, नॉन हो वो भी, अननोन हो वो भी जान लेता भैया चेक करवा के। सारे फॉल्ट टू बी डिस्क्लोज, टू बी डिस्क्लोज। भैया रेलवे जाती है, रोडवेज की बसें जाती है, पूरी चेक होके जाती हैं। रोडवेज की बस भी जाती है ना, जाने से पहले जो भी जर्नी शुरू करनी है, उनके बंदे पूरी गाड़ी चला के देखते हैं, उनके एक्सपर्ट ओके है, टायर में हवा ओके है, मोबिल है उसमें, ऑयल है उसमें, इंजन का कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी गाड़ी चेक होती है। चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, रास्ते में प्रॉब्लम आ जाए तो पैसेंजर का कितना लॉस है, हरासमेंट है रास्ते में, तो वो चेक आपको गाड़ी किराए पे देनी थी। ये नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है, यानी कि विद कंसीडरेशन है, किराया ले रहे हो तो इट्स योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट, नॉन और अननोन। जो पता है वो तो बताना ही है, नहीं पता वो चेक करवाओ किसी से और बताओ भैया ये प्रॉब्लम है, इसके एसी में दिक्कत है, आप बिना एसी जा सकते हो, देख लो कहीं रास्ते में एसी रुक सकता है, ये बातें बताओ। फिर भी सामने वाला ले जाए तो वो जाने इस तरह से। लेकिन अगर ग्रेचुटस बेलमेंट है, ग्रेचुटस बेलमेंट का मतलब मैंने पहले भी बता दिया है, मतलब विदाउट कंसीडरेशन। अगर कोई ले रहा है यार दोस्त आपसे फ्री में, तो आपको इस केस में ऑल नॉन फॉल्ट तो बता दो, ऑन नॉन फॉल्ट टू बी डिस्क्लोज। चलो चेक करवा के अननोन तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कौन सा किराए पे दे रहे हो, हेल्प ही कर रहे हो, तो आपका कोई गलत इरादा नहीं, यू आर ट्राइंग टू हेल्प अदर। तो उस केस के अंदर आपको कौन से फॉल्ट बताने? नॉन। जो आपको पता है सारे फॉल्ट बता दो, कल को नुकसान हुआ आपको, आपने नहीं बताया फॉल्ट तो गलती आपकी है। जैसे मान लो मेरा दोस्त मुझसे कार मांगने आता है, कहता है यार जाना है सालासर बाबा के दर्शन करने जाना है, 2 दिन के लिए कार दे दो। मैं जानता था मेरे कार के टायर्स में प्रॉब्लम है, मान लो मुझे पता था कि फ्रंट के 2 टायर खराब हैं,
मिस्त्री ने कहा भी है कि टायर फट सकता है, कभी भी गाड़ी चलते हुए ध्यान से जाना, लोकल चलानी है, धीरे धीरे चला लो, बाहर मत जाना, लॉन्ग रूट पे खतरा है, टायर बदलने वाले हैं। मैंने कहा चलो बदल लेंगे 2-4 दिन में। इस बीच दोस्त आ गया, तो दोस्त को बतानी चाहिए ना ये बात, इतनी दूर जा रहा है वो, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जाना आना, तो वो गाड़ी के टायर में प्रॉब्लम है, आप जानते हो। फिर भी आपने कहा चल देखी जाएगी, गलत बात है, नुकसान हो जाए। तो दोस्त को बताना चाहिए भाई ये मुझे पता है इसके टायर, और चीज़ तो सब ओके है, मुझे नहीं पता कोई खराबी, ये बताओ। दोस्त को बताओ ये बात है, तुझे लेके जानी है तो मर्जी है, बाकी तू ये ना सोचो कि मैं देना नहीं चाहता, ऐसे बताओ। फिर भी वो ले जाए तो उसकी प्रॉब्लम। आपा ने नहीं बताई ये बात, दोस्त को गाड़ी दे दी, आगे जाके टायर फट गया, एक इंजरी होगी, गाड़ी थोड़ा सा वो अनकंट्रोल होगी, टायर फट गया, उनको चोटें लगी, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा लगा, वो सारा कंपनसेट हमें करना पड़ेगा। तुम्हें ये सारे नॉन फॉल्ट बताने थे, क्लियर। और जबकि आप किराया लेते हो तो आपको नॉन अननोन सारे फॉल्ट बताने पड़ते हैं, समझ आया। एक केस और देखना, क्या हुआ, एक आदमी बोट पे जा रहा है, देखो बोट किराए पे जा रही है, हायरिंग, आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, बोट पे आप कहीं ट्रैवल करके जाते हैं, ठीक है, बोट हायर पे मिलती है, तो उस बोट के मालिक की ड्यूटी होती है, तो बोट के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर हो, आग लग जाए तो क्या करोगे, उस पर फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, टायर टंगे होते हैं, कभी बोट पलट जाए तो टायर पकड़ के कोई जान तो बचा लेगा, टायर टंगे होते हैं बोट पे, बोट डूब मतलब वैसे पलट जाए लेकिन वो टायर टूर लगे होते हैं, और सेफ्टी बेल्ट दी जाती है सबको, जैकेट, सेफ्टी जैकेट बेल्ट, ताकि कभी ऐसा हो जाए तो लोग डूबे नहीं। लेकिन आप एक बोट में बैठे, चलो आप तो क्यों बैठेंगे, राम शाम 2 दोस्त एक बोट में बैठे, बोट में बीच में जाके लगी आग, आग लगी बोट में, फायर एक्सटिंग्विशर खराब था, वो कहता मुझे क्या पता खराब है, भैया इसकी सर्विस करानी होती है, याद रखो फायर एक्सटिंग्विशर पे लिखा होता है इसकी लास्ट सर्विस कब हुई, सर्विस करवानी जरूरी होती है उसकी, तो फायर एक्सटिंग्विशर टांग रखा है, उसकी सर्विस कराई नहीं, खराब है, आग लगी। अब आपको जी बोट में पानी डाल दो, पानी से बोट डूब जाएगी, फिर इंजर हो गए, बच तो गए बंदे, फटाफट ले गए किनारे पे, शोर पे, लेकिन क्या इंजरी होगी, वो सारा खर्चा बोट के मालिक को भरना पड़ेगा, तेरी लापरवाही से, तेरा फायर एक्सटिंग्विशर खराब था। वो कहता मुझे पता नहीं था, तो पता करता ना, किराए पे दे रहा है तू, बोट किराए पे चलती है तेरी, ये कौन सा फॉल्ट है, अननोन है चाहे नोन है, तुझे पता है चाहे नहीं पता, तेरी ड्यूटी है, सेफ्टी बेल्ट भी सही होनी चाहिए, वो बोट पे रखा फायर एक्सटिंग्विशर भी सही होना चाहिए, जान का सवाल है, और तूने नहीं ध्यान दिया तो इट्स योर ड्यूटी, you are responsible to compensate the whole amount of medical expenses incurred by the passengers, तुझे देने होंगे, क्लियर है। अब बंदा कहे पता नहीं भैया लोग मर रहे हैं, तू कह रहा है पता नहीं, चेक करना पड़ता है, ये ड्यूटी है तुम्हारी, क्लियर है। अभी आपको पता होगा एक तूफान आया था अभी बॉम्बे साइड, तो उसमें क्या हुआ, एक ONGC कंपनी का वहाँ पे वो प्लांट था बॉम्बे हाइस पे, वो पेट्रोल निकालते थे, तो एक शिप पे लेबर वाले थे 300-400 लेबर वाले, तो तूफान की पहले ही वार्निंग दे दी गई थी, फिर भी ONGC वालों ने और कंपनी वालों ने वो लेबर वाले निकाले नहीं, कहता कौन सा है तूफान, छोटा मोटा होएगा चला जाएगा, पहले लेबर को लाएंगे किनारे पे, फिर लेके जाएंगे, खर्चा पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तूफान छोटा मोटा होगा। वो तूफान आ गया बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बड़ी वेव आ गई 20-30 फुट ऊंची। वो बोट को रोकने के लिए कुछ ऐसे टाई किया होता है किसी चीज़ से, वो भी टूट गया, वो टाई किया हुआ था जिस चीज़ से, वो अपनी पोजीशन से हट गया, वो बड़ा कोई शिप था, और धीरे धीरे वो डूबने लग गया। तो लोगों ने क्या किया, फिर वो वहाँ पे लाइफ जैकेट्स थी, टायर थे, लाइफ जैकेट थी, जब उन्होंने देखा आधा डूब गया, अब तो ये डूबेगा ही शिप, उन्होंने फटाफट लाइफ जैकेट डाली और पानी में कूद गए। शाम का टाइम था, पानी में कूदे रात को या शाम को भी, चलो वैसे तो मरेंगे डूब के, इससे अच्छा पानी में वैसे कूद जाओ, तो वो कूद गए। तो देख लो रात को कूदे, तो इंडियन नेवी रात को ही उसकी सर्च में लगी, लोगों को मैसेज आया उनको कैसे करके लोगों ने जंप लगा दिया, तो रात को ही वो ऑपरेशन में लग गए। अगले दिन दोपहर तक उन्होंने ऑपरेशन में 160-70 लोग निकाले जिंदा। उसके बाद भी सर्च ऑपरेशन चलता रहा कि लोग कहाँ हैं, ढूंढते रहे। नेवी वालों ने बड़ी हिम्मत दिखाई तूफान के बीच में ही, और धीरे धीरे उन्होंने 20-30 और जिंदा। लोगों ने बताया 12 घंटे पानी में पड़े रहे हम, देखते रहे कोई हेल्प आएगी, तो ऐसे निकाले नेवी वालों ने।
40-50 डेड बॉडी सारे निकाल लिए नेवी वालों ने, इधर उधर बह गए थे पानी के साथ, वो भी निकाल लिए। लाइफ जैकेट डाली हुई थी, डूबे नहीं, लेकिन लहरों के साथ इधर उधर बह गए, भूखे प्यासे, रात को कुछ घबराहट से मर गए होंगे। घबराहट तो होती है अंधेरे में पानी में कूदना, तो वो क्या है, गंदा पानी मुंह में कानों में चला जाता है, कभी कुछ, तो वो क्या है, बेचारे मर गए, तो वो निकाल लिए वहाँ से डेड बॉडी और कुछ जिंदा। तो ये लाइफ जैकेट और ये चीज़ें सब आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, चेक करो। नुकसान हुआ तो आपकी ड्यूटी है, आप एक किराए पे चीज़ दे रहे हो, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट है, सब चीज़ें विद इन ऑर्डर हों। नुकसान हुआ तो आपकी ड्यूटी होगी। क्लियर है? तो ये सारी बातें भी अपने को माइंड में रखनी है। आप किसी पड़ोसी के यहाँ ग्रेचुइटस एक्ट है, देखना ग्रेचुइटस एक्ट, ग्रेचुइटस एक्ट है, पड़ोसी के यहाँ राम शाम के घर अपना हॉर्स बांध गया, बाहर जा रहा था, हॉर्स बांध गया, भैया मैं आके ले लूंगा, अपने मेरे हॉर्स की निगरानी रखना। तो चारे के पैसे किसको देने हैं? राम को देने हैं, अंडरस्टूड है। जो भी वो ग्रास वगैरह और जो भी खाता है घोड़ा, चना खाता है, ग्रास खाता है, जो भी, तो फोडर कह दो उसे, फोडर, तो जो भी चारा, जो भी घास वास खाता है, उसके सारे पैसे उसके लाइवलीहुड के किसको देने पड़ेंगे? राम को। मान लो उन्होंने ग्राम खिलाया उसे, ग्रास खिलाई, कोई और फीड दिया उसको, घोड़े को, टू हॉर्स, इस सारे पे 700 रुपये खर्चा आ गया। तो ये कौन? राम हैज टू पे इट, राम हैज टू पे इट टू श्याम। शाम तो तेरा घोड़ा संभाल रहा है, शाम तेरा घोड़ा संभाल रहा है, निगरानी कर रहा है, इतना काफ़ी है। चारे के पैसे, चने के पैसे तो राम देगा। आने पे शाम कहता भाई 700 रुपये लगे, राम कहता मैं क्यों दूँ, घोड़ा तूने संभाला, तू दे। भैया घोड़ा मैंने संभाला, कौन सा बुरा कर दिया, तेरा घोड़ा संभाल लिया, पानी पिलाया, निगरानी की, भैया इसका वेस्ट उठाया मैंने, और तेरा घोड़ा खाता है वो तो तू ही दे के जाएगा संभालने का, खाने का। बिल्कुल सही कह रहा है शाम, राम को वो पैसे देने पड़ेंगे। अगर गाय होती ना, गाय का चारा राम देगा, लेकिन शाम से दूध ले सकता है वो। भाई गाय होती दूध देने वाली गाय, या तो वो कहता भैया तू संभाल ले गाय, चारा भी तू खिला, दूध भी तू पी आराम से, फिर तो चलो अलग बात है, वरना चारा राम देगा, दूध शाम, दूध के पैसे राम को दे देगा, जो भी अग्रीमेंट उसके अकॉर्डिंग। लेकिन घोड़ा है इस केस में तो संभालने के खर्चे ही लगेंगे, तो वो शाम किसको देगा? राम को। लेकिन अगर घोड़ा किराए पे दिया जाए, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, तो इसमें इंप्लाइड होता है भी किराए पे घोड़ा गया है, एक्स ने वाई को अपना हॉर्स किस लिए दिया? हॉर्स ऑन हायर, किराए पे दिया। घोड़ा शादी पे जाता है, वो रथ जाता है ना, दूल्हा बैठ के जाता है, या किसी और पर्पस से, या सामान खींचने के लिए, एक्स ने अपना घोड़ा वाई को दिया, 1000 रुपये पर डे किराया है। तो इसमें अंडरस्टूड है 7 दिन के लिए वाई ले गया, तो वाई 7 दिन के 7000 देगा, चारा भी कौन खिलाएगा? वाई। अंडरस्टूड है भी खर्चा तेरा ही होगा, भी तू किराए पे ले गया तो सब कुछ तेरा ही है, उसमें चारा भी तू खिलाएगा, मुझे किराया भी देगा, वो तो अंडरस्टूड है। अगर किराए पे दी है, मैंने किसी को गाड़ी दे दी किराए पे, तो भैया तू कहीं मर्जी लेके घूम, मुझे तो एक दिन का 1000 रुपये किराया चाहिए गाड़ी का। अब पेट्रोल तो अंडरस्टूड है, जो ले गया वही डालेगा, पेट्रोल मैं डलवाऊंगा तो मुझे बचेगा क्या? अग्रीमेंट में गाड़ी किराए पे दी है और कुछ नहीं, तो वो सारा खर्चा किसका है? जो बेली ले गया है। तो नॉन ग्रेचुइटस में तो अंडरस्टूड है कि बात हुई होती है कि तू मेरा घोड़ा ले जा, किराया 1000 रुपये एक दिन का है, जितना भी है, तो अंडरस्टूड है चारा चना कौन खिलाएगा उसमें? वाई। शादी वाली घोड़ी आती है, देखा करो, दूल्हे को बिठा के लेके जाती है, जब दूल्हा तन के बैठता है उसके ऊपर बड़े शान से, क्या मेरा दिन है, लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, एक दिन तो होता ही है ऐसा। तो चलो, तो वो घोड़ी को चना कौन खिलाता है? उनके परिवार वाले चना खिलाते हैं, चने की दाल खिलाते हैं, और जो भी है खर्चा करना पड़ता है। वो नॉन ग्रेचुइटस है, किराए पे लाए हो आप उसको, तो उसका खर्चा भी आपको करना है। क्लियर? तो ये बेलमेंट का टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेलमेंट ग्रेचुइटस, नॉन ग्रेचुइटस होती है, यानी विद और विदाउट कंसीडरेशन। ग्रेचुइटस बेलमेंट में एहसान के तौर पे, हेल्प के तौर पे, उसमें नॉन फॉल्ट बताने जरूरी हैं। और नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में किराया ले रहे हो तो इट्स योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल फॉल्ट, नॉन और
अननोन फॉल्ट डिस्क्लोज करने जरूरी है। कोई घोड़ा गाय देगे और ग्रेचुइटस एक्ट है तो भैया तेरी चीज़ संभाल रहा है वो, तो आपको चारे खाने पीने के देने पड़ेंगे। नॉन ग्रेचुइटस है तो ये अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है, इसमें बात हुई होती है कितना किराया बाकी खर्चा तेरा, तो सारे खर्चे कौन करेगा, वाई करेगा, ये बात हुई होती है इसमें। ठीक, चलो बैंक में पैसा रखते हो, राम ने पीएनबी में पैसा जमा करवा दिया, अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक 1 लाख, क्या ये बेलमेंट है ना? जो आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए क्या वो 1 लाख वापिस आ जाएंगे? नहीं। आपने मान लो 2-2 हजार के नोट जमा करवा दिए, 2-2 हजार रुपए के 50, 2000 ईच, 50 पीस, इतने नोट जमा करवा दिए 1 लाख। कल को लेने जाओ को आप मेरे नोट दे दो, दे देंगे आपके नोट? वो नंबर 2000 के दे भी दें तो वो वही नहीं है, वो बदल के कोई और आएंगे, या हो सकता है 500-500 के दे दें, तो आप वो चीज़ रख रहे हो तो वो चीज़ एज इट इज़ वापस आने वाली नहीं है। तो बैंक में जो जमा पैसा है वो बेलमेंट नहीं है, बैंक में जमा पैसा बेलमेंट नहीं है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, राम ने किसी थिएटर की पार्किंग में गाड़ी लगा दी, थिएटर पार्किंग, तो वो गैरेज की तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कार खड़ी कर दी लेकिन की विद राम है, उसकी चाबी राम के पास है और इसने इससे कितने पैसे ले लिए, ₹50 चार्ज ले लिए, 50 रुपये। ठीक है, पार्किंग वाले की ड्यूटी उस कार को संभाले, भाई खराब ना हो, चोरी ना हो, लेकिन उसका कंट्रोल क्या कार पार्किंग वाले के पास है? अगर उसकी चाबी भी पार्किंग वाले के पास है, जैसे गैरेज में चाबी दे के आनी पड़ती है, गाड़ी इधर उधर करनी पड़ जाती है, चाबी पार्किंग वाले के पास है तो यानी उसका पूरा कंट्रोल पार्किंग वाले के पास है। फिर गाड़ी चोरी हो जाए तो पार्किंग वाला पैसे भरने के लिए लायबल है। रूटीन में ऐसा नहीं होता, गाड़ी पार्क करके हम की अपने साथ ले जाते हैं, पार्किंग वाले से पर्ची कटवाई 20-50 रुपए की चले जाते हैं। तो क्या 20-50 रुपए दे के 10 लाख रुपए की कार का नुकसान पार्किंग वाला उठा लेगा? बिल्कुल नहीं। कल को गाड़ी चोरी हो जाए या गाड़ी का कोई नुकसान हो जाए या टायर निकाल के ले गया कोई, हाँ इंडिया है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। एक स्टूडेंट कहता है गाड़ी नहीं टायर ले गया, हाँ टायर पे तो कौन सा लोग होता है, टायर खोले गाड़ी ले गया कोई, टायर गाड़ी के 4 टायर मान लो 10,000 का, एक 40,000 के टायर ले गया निकाल। क्या पार्किंग वाला नुकसान भरने के लिए लायबल है? नहीं। गाड़ी चोरी हो गई तो गाड़ी पे कंट्रोल किसका था? राम का। ये बेलमेंट है ही नहीं, क्योंकि इस गाड़ी पे एज पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर, जिसका पास ठेका है पार्किंग का, हैज नो कंट्रोल ओवर कार। की विद ऑनर, की किसके पास थी? मालिक के पास, उसके पास नहीं थी। चोरी होगी, ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई पार्किंग में पर्ची कटवाई थी, सर मैंने पूरी कोशिश की, उसके बाद चोरी होगी, मैं क्या करूं, मेरा तो कोई हाथ नहीं है इसमें। वो बेलमेंट नहीं है, वो नुकसान नहीं बढ़ेगा। आपको गए फिर सर 50 रुपए की स्लिप का क्या फायदा है? बस फायदा ये है, जैसे कोरोना का इंजेक्शन लगवाने के बाद आपने प्राइवेट इंजेक्शन लगवाया 800 रुपए का कोविशील्ड, किसी से डॉक्टर से पूछा सर अब कोरोना नहीं होगा? कहता होएगा। कहता अब डेथ के चांस नहीं है? कहता थोड़े बहुत कम है, बाकी हो तो सकती है। आपको फिर 800 रुपये किसी के क्या ना लगवाता, तेरी मर्जी है भाई, ठीक है ना लगवाने से लगवा के थोड़ा सा ये तसल्ली है, पैसे लगे हैं, कोई गारंटी नहीं। एंटीवायरस डलवाते हो कंप्यूटर में, क्या 100% गारंटी है वायरस नहीं आएगा? हमारे सारा सिस्टम हैंग हो गया, हमारी जीमेल आईडी हैक कर ली, हमारा यूट्यूब चैनल किसी ने हैक कर लिया, हमारे रैंसमवेयर आया, एक पीसी और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क सारी हाईजैक हो गया, उसकी फाइल वापस नहीं आई आज तक। पूरा जोर लगा लिया, रैंसमवेयर ने अटैक किया था, वो रैंसम मनी मांगते थे तो वो हमने दी नहीं, वो फाइल नहीं आई। तो क्या वो एंटीवायरस कंपनी को गाली देते रहे हम? एंटीवायरस था वो, तो उसने तो प्रोटेक्ट ही नहीं किया। तो ठीक है, आपको जी फिर एंटीवायरस का फायदा क्या? ना लगने से अच्छा है, बस एंटीवायरस से थोड़ी सी तसल्ली है, पैसे दिए हुए हैं शायद प्रोटेक्ट हो जाए, खुले से अच्छा है। आप घर को लॉक लगा के जाते हो, तसल्ली है ना, लॉक लगा है। चोरों के आगे लोग क्या करता है? लोग तो तोड़ ही लेते हैं। वो देखो कितनी चोरियां होती हैं, लोग क्या करता है उनके लिए? तोड़ दें। फिर क्या लोक लगाना तो छोड़ दें? नहीं, चलो फिर भी तसल्ली है। तो पार्किंग वाले के 50 रुपए की ये बात है कि चलो ना से कुछ अच्छा है, थोड़ी तसल्ली है, बाकी कोई गारंटी नहीं है ये, क्योंकि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट्स नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बोलो।
किसी को भी डाउट, किसी को प्रॉब्लम इसमें? वो बेलमेंट नहीं है, बस ठीक है। अगर बिना पार्किंग के खड़ी होगी तो रिस्क ज़्यादा होगा, पार्किंग में थोड़ा रिस्क कम है, बाकी पार्किंग वाले की गारंटी नहीं। बाकी तरीका बता देता हूँ, अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि सारा किया धरा पार्किंग वाले का है, आपने इधर उधर से पूछा, वो कहता है जी पार्किंग वाला आपकी गाड़ी के पास एक बंदे को लेके घूम भी रहा था, आपको पूरा शक है कि हो ना हो इस पार्किंग वाले को ये जरूर पता है गाड़ी कौन ले गया, इसको पता है, ये ऑन ड्यूटी देता है, तो लोग पता है क्या करते हैं, वो पार्किंग वाले पे ही आरोप लगाते हैं, पुलिस में कंप्लेन करवाते हैं, सर कौन ले गया, नहीं यही ले गया सर, पार्किंग वाले ने गाड़ी इधर उधर की है, पूरा हमें विश्वास है, एक दो झूठे गवाह पेश कर देते हैं, भैया ये इसको देखा था, ये वो पार्किंग वाले पे आरोप लगाते हैं, पार्किंग वाले को पुलिस उठा के रिमांड पे लेती है, उसके डंडे पड़ते हैं, अगर वो उसका रोल है तो वो बक देता है कि हाँ ये है, अगर बेचारे का रोल नहीं होगा तो वैसी पिटाई हो जाएगी, मिलना कुछ भी नहीं है। तो ऐसा होता है, यानी गारंटी नहीं होती उसकी। गैरेज में खड़ी गाड़ी की चाबी भी दे आते हो आप, गाड़ी वो संभालता है, फिर वो बेली है, उसकी ड्यूटी है, चोरी होगी तो कंपनसेट करना, वो किराया भी बहुत मोटा लेता है, महीने का 3000 5000 4000 ऐसे, तो वो बेलमेंट हो सकता है। क्लियर? इसमें रियल केस है, काली पुरमल पिल्लई वर्सी विशो लक्ष्मी का केस है मद्रास का। विशो लक्ष्मी के केस में ऐसा ही था, फर्स्ट पेज पे है, विशो लक्ष्मी का केस है, मद्रास चेन्नई का केस है। विशो लक्ष्मी के केस में क्या हुआ था, एक लेडी की ज्वेलरी थी, कोई लेडी थी, वो ज्वेलर के पास अपनी ज्वेलरी देगी, वो गोल्ड देगी, गोल्ड ऑर्नामेंट बनाने के लिए कि ऑर्नामेंट बना दो, वो सुबह क्या ज्वेलरी देगी, गोल्ड देगी, ज्वेलर दिन भर काम करता उस पे, शाम को वो लेडी आती, आधा अधूरा बना हुआ ज्वेलरी जितना भी काम हुआ वो लेती उससे, और उस ज्वेलर के आना ऑप्शन था कि आप या तो हमारे पास पड़ी रहने दो ज्वेलरी, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप अपनी घर ले जाओ शाम को, सुबह फिर ले आओ हम काम करेंगे, फिर ले जाओ शाम को, या फिर उनके यहाँ लॉकर बने हुए थे, ज्वेलर के यहाँ लॉकर बने थे, अच्छी इसकी चाबी लगा के आप इसमें रख जाओ, घर नहीं लेके जानी। लेडी क्या करती थी, सुबह गोल्ड लाई, शाम तक ज्वेलर ने काम किया उस पे ऑर्नामेंट बनाने पे, जितने परसेंट भी वर्क इन प्रोग्रेस है, आधी अधूरी ज्वेलरी, वो लेडी लेके ज्वेलर के पास लॉकर बने थे उसमें रख के की लगा के अपने साथ लेगी, सुबह आई की लगा के वो खोलती है ज्वेलरी, फिर ज्वेलर को देती है लॉकर खोल के, ठीक है, वो उस पर काम करता है, शाम को फिर लेडी आती है, ज्वेलरी आधी अधूरी तैयार लेती है उस ज्वेलर से, लॉकर में रख के लॉक कर देती है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है। एक दिन लॉकर तोड़ के वो सारा सामान चोर ले गए, क्या ज्वेलर लायबल है? नहीं, क्योंकि वही चाबी किसके पास थी, की विद लेडी थी, की किसके पास थी, की विद लेडी। ज्वेलर कहता है जी मेरी क्या गलती है, इतने स्ट्रॉन्ग लॉकर है, वेल्डिंग सेट ला के काट के ले गए, हम क्या करें बोलो, हमने तो पूरी और अपने अच्छे लॉकर लगाए हुए थे, चाबी लेडी के पास थी, हमारा तो खुद लुट गया सारा सामान, हम क्या करें। ज्वेलर सही कह रहा है, चाबी किसके पास थी, लेडी के पास, ज्वेलर की कोई गलती नहीं थी, ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, क्योंकि कंट्रोल किसका था उस पे, लेडी का, तो ये कोई बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, इस वजह से इसके लिए वो लेडी लायबल है, वो ज्वेलर लायबल नहीं। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? ये ज्वेलरी वाला केस समझ आया? तो इस तरह से ये कहता है कि ये ज्वेलरी जो है लॉकर में पड़ी, ये बेलमेंट नहीं है। बैंक लॉकर बेलमेंट है, बैंक लॉकर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। सेम ज्वेलर के पास ज्वेलरी लेडी की चाबी की तरह, जो आप बैंक में लॉकर में सामान रखते हो, क्या बैंक को पता है क्या रखा है? बैंक की जिम्मेवारी क्या, कल को लॉकर लूट जाए, आपको जिसमें तो 4 किलो गोल्ड था, बैंक को क्या पता 4 किलो गोल्ड था? आप 2 चाबियां होती है, बैंक लगाते एक आप, 2 चाबियों के बिना लॉकर नहीं खुलता, तो बैंक वाले अपनी चाबी लगा के वहां से आउट हो जाते हैं, तो आपने लॉकर खोलना होता है।
अगर आपके लॉकर में क्या है, बैंक को नोट करवा के जमा करवाया हो और बैंक के कंट्रोल में हो, आपके पास ना हो चाबी, फिर तो बैंक जिम्मेवार हो, बैंक को तो पता ही नहीं लॉकर में क्या। तो बैंक के पास रखे लॉकर का बैंक बड़ा नॉमिनल सा किराया लेता है, साल का शायद 2000 3000 ऐसे, वो तो साइज ऑफ लॉकर पे डिपेंड करता है कितना बड़ा लेना है। तो नॉर्मली आम जो हाउस होल्ड यूज के लिए होता है वो तो इतना ही होता है, 2-3 हज़ार रुपये किराया। चलो, लॉकर में ज्वेलरी रखी, चाबी आपकी लगी है, वो चाबी नहीं लगेगी तो लॉकर नहीं खुलेगा, तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल बैंक का है ही नहीं, आपका है। कल को लॉकर लूट जाए तो बैंक लायबल होगा नहीं, क्योंकि ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आप कहोगे अच्छा हमें तो पता नहीं था, तो बैंक लायबल नहीं तो फिर फायदा क्या, लॉकर लूट जाए बैंक जिम्मेवार नहीं, तो वहां रखने का फायदा क्या, किराया क्यों ले रहे हैं वो। ऐसा है, उनका वहां सिस्टम थोड़ा स्ट्रोंग है, हमारे घर से अच्छा है। हमारे घर की अलमीरा का लॉकर कितना स्ट्रोंग होता है, वो तो इजीली टूट सकता है, लेकिन बैंक का लॉकर वहां पे गार्ड भी होता है। बैंक के स्ट्रोंग रूम का लॉकर आप देखो कभी ना, मैं कई बार जाता हूं बैंक में वाइफ के साथ, तो उनकी जो अलमीरा होती है वो लॉकर स्ट्रोंग रूम होता है, जो उसका जो गेट ओपन करता है ना, वो इतना हैवी होता है, वो इतना बड़ा मेटल का शीट लगा होता है उसमें, इतना हैवी कि बंदा अगर वो गेट खोल रहा है ना उसका डोर, और पीछे कोई आ जाए तो खत्म हो जाए बंदा, इतना हैवी होता है। तो उसको तोड़ना, और इतनी इतनी बड़ी चाबी होती है, इतनी अंदर डालो फिर काम करती हैं वो, तो उन चाबियों को कोई आम आदमी बना नहीं सकता है। तो कहने का बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है, उसे तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लुट जाए, चोर इतने पक्के थे वो पूरा लॉकर काट कूट गए वेल्डिंग सेट से कैसे, और वो लूट ले गए, तो इसमें फिर बैंक लायबल नहीं। तो ध्यान से रखना, बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ माल की कोई गारंटी बैंक की नहीं है, बस ठीक है घर से थोड़ा सा सेफ है बैंक का लॉकर, बस और कुछ नहीं है, वहाँ गारंटी नहीं है, वो बेलमेंट नहीं है। क्योंकि बैंक को आपने पकड़ा है, सर देखो 2 ब्रेसलेट हैं, एक चेन संभालो सर, ये पकड़ो सर, एक लॉकेट है, बैंक ने अपने पास रखा और उसकी रसीद बना दी कि हाँ हमारे पास पड़ा है, फिर तो बैंक जिम्मेवार हो। जब छिपा छिपा के आप रखते हो, चाबी आपके पास है, आपकी चाबी के बिना लॉकर खुलेगा नहीं, तो बैंक कैसे लायबल हो जाएगा, बैंक लायबल नहीं होगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? इस तरह से तो ये जो टॉपिक है बेलमेंट एंड प्लेज का, तो ये 148 सेक्शन बेलमेंट से शुरू होता है कि गुड्स की डिलीवरी देनी है किसी और बंदे को, किस लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। पर्पस ओवर होगा तो वो चीज रिटर्न कर देगा या फिर हमारे इशारे पे उसे आगे डिस्पोज कर देगा। जैसे ज्वेलरी देना, भाई साहब बिकवा दो, पैसे दे देना बिकवा के, तो वापस नहीं आएगी ज्वेलरी, बिकवा देगा वो, ठीक। लेकिन घड़ी दे दी रिपेयर वाले को, ठीक करके वापस दे देगा। बुक पढ़ने के लिए दे दी, पढ़ के वापस दे देगा। तो पर्पस ओवर होने के बाद वापस भी आ सकती है या हमारे इशारे पे वो डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, पैसे दे देगा। तो जो मालिक है वो बेलर है, जिसको चीज दी गई है, वो जिसकी ड्यूटी है संभालना, वो बेली है। तो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है बेली और बेलर के बीच में, दैट इज बेलमेंट। तो इस चैप्टर बेलमेंट एंड प्लेज के अंदर बेलमेंट वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया क्या है। एग्जांपल दे रहा है, ए ने अपनी साइकिल जो है, कहता है ए गिव्स हिज साइकिल टू साइकिल स्टैंड कॉन्ट्रैक्टर फॉर सेफ कीपिंग, साइकिल संभालने के लिए दे दी। अगर की आपके पास है फिर तो बेलमेंट नहीं है, अगर की उसको दे आए तो वो बेलमेंट है, उसकी ड्यूटी है, ठीक। अपनी बुक दे दी फ्रेंड को पढ़ने के लिए कि भैया पढ़ के वापस दे देना, तो इसका मतलब वो बेलमेंट है। क्लियर, वो बेलमेंट है, बुक पढ़ के दे देगा। बुक खराब कर दी, पेज निकाल दी उसमें से कुछ ऐसे, बच्चों ने फाड़ दी, तो भैया बेली की ड्यूटी है। मैं अपने दोस्त के यहाँ बाइक खड़ी कराया, कार खड़ी कराया, उस दोस्त ने खड़ी करवा ली कार, लेकिन उसके बच्चों ने, दोस्त के बच्चों ने सारी कार पे ना ब्लेड से स्क्रैच लगा दिए, ग्लास तोड़ दिया, बुरा हाल। भैया उस दोस्त को कंपनसेट करना पड़ेगा पैसा, उस दोस्त की ड्यूटी है। भी तूने रखवाई क्यों, अगर तू संभाल नहीं सकता था, तेरे बच्चों ने ये हल कर दिया, ये तेरे पार्ट पे नेग्लिजेंस है, तो इसका सारा खर्चा तुझे बिल्ली को देना पड़ेगा। हमने कार दी एक दोस्त को छोड़ो, हमारा काम गाड़ी किराए पे देने का है। एक आदमी हमसे गाड़ी किराए पे ले गया और 4 दिन कहता जी घर में शादी ब्याह है, तो पैसेंजर को इधर उधर लेके जाना है रिश्तेदारों को, कभी पैलेस में कभी किधर। गाड़ी 4 दिन के लिए किराए पे ले गया, हमने 1500 रुपये एक दिन का किराए पे गाड़ी दे दी। लेकिन पता लगा वो गाड़ी पे पैसेंजर नहीं लेके जा रहा इधर उधर, दूध के ड्रम भर भर के गाड़ी खींच के लेके जा रहा है।
हमारी गाड़ी में दूध के बड़े बड़े ड्रम रख के बाहर, कभी वो उससे अपना जो 100 मिल होती है आरे से लकड़ी भर के ला रहा है, तो कभी दूध के ड्रम भर के ला रहा है, तो कभी और वो सामान टेंट हाउस का सामान भर के ला रहा है, और गाड़ी का बुरा हाल कर दिया, इंजन डाउन हो गया उसका, इतना वजन खींचा उसने उस पर। तो इसमें सारा नुकसान बिल्ली को भरना पड़ेगा। तुझे गाड़ी पैसेंजर को ले जाने के लिए दी थी, ना कि इन कामों के लिए गाड़ी का बुरा हाल कर दिया। तेरी लापरवाही से गाड़ी मिस यूज करने की वजह से नुकसान हुआ, यू हैव टू कंपनसेट इट, तुझे इसका नुकसान भरना पड़ेगा। क्लियर? दूल्हे के लिए ले गए कोई किराए पे, अब मान लो कोई घोड़ी किराए पे ले आई, दूल्हा बैठ के जाता है घोड़ी पे, आपको पता है ये इंडियन कल्चर है, ठीक है, जो सिस्टम है। मान लो जैसे मान लो मैं अपनी शादी की बात करूं, जब मेरी शादी हुई तो मेरे 1-2 कज़न थे, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, क्या घर में वो लेडी संगीत प्लस घोड़ी पे बैठ के जाना, डांस वांस, वो बाहर रहते थे, वो कहते क्या यार ऐसे ड्रामा है। मैंने कहा यार ठीक है, जो फैमिली कल्चर चलता है चलने दो भी, आपा भी पूरा वो जो हिंदू रिचुअल है उसको फॉलो करें। तो मैंने कहा आपा तो करेंगे। अपने घर में तो 4 दिन पहले वो लेडी संगीत वाला प्रोग्राम डीजे आ गया था, 4 दिन पहले, 4 दिन लगा रहा। कभी सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट आते थे एक दिन, कभी इंटर वाले बुला लेते थे, कभी बीकॉम वाले, कभी दोस्त, 4-5 दिन डीजे लगा रहा घर पे, और वो कुक वगैरह बैठा था, वो खाना बना देता था, रोज का रोज चलता रहा, पूरा हिंदू रिचुअल के सिस्टम के साथ चला, वैसे ही घोड़ी, वैसे ही डांस, ये वो सब। तो क्यों ना फॉलो करें, जब हिंदू रिचुअल है ठीक है, चलने दो, जो हमारे बुजुर्गों ने सिस्टम बनाया है वैसे ही सही। अब जिनको नहीं पसंद ठीक है, गाड़ी में बैठ के जाओ, नहीं बैठना घोड़ी पे, वो अलग सिस्टम है। तो चलो मान लो घोड़ी किराए पे ले आई, तो घोड़ी किस लिए आई है? दूल्हे को लेके जाने के लिए। घोड़ी शादी के लिए आई है, बताया गया घर में शादी है, लेकिन बाद में पता लगा जिन्होंने घोड़ी ली थी किराए पे, दूल्हा तो कार पे गया था दूल्हा, घोड़ी उन्होंने 20-20 क्विंटल माल रेडी पे बांध के घोड़ी माल खींचने पे लगा दी, और उस पर बंदा बिठा दिया, वो जोर जोर से हंटर मार रहा है घोड़ी के, चल नहीं रही वो, क्योंकि वो घोड़ी माल खींचने वाली नहीं है, वो दूल्हे को ले जाने वाली है। दूल्हे का वेट कितना होता है आजकल? हल्के हल्के आदमी है, दूल्हा ही 50 किलो का है, सारा 40-50 किलो का, उसे खींचना घोड़ी के लिए क्या मुश्किल है, तो उसके लिए घोड़ी है वो। लेकिन आपने तो 20-20 क्विंटल माल रेडी में डाल के घोड़ी पे बांध दिया, भी खींच इसको, और हंटर और मार रहे उसके, बेचारी वो खींच रही, और करते करते वो क्या है, इंजरी होगी, बीमार होगी, मर गई घोड़ी। तो भैया नुकसान भरना पड़ेगा। जिस पर्पस के लिए ले गए थे तुमने मिस यूज किया है, वो पर्पस के अगेंस्ट यूज किया है। तुम्हें कहा था दूल्हे को ले जाने के लिए घोड़ी दी है, और तुम तो क्या कर रहे हो, उसका माल ढो रहे हो बिना पूछे। हमने कब कहा माल ढोने वाली घोड़ी है, ये तो और घोड़े होते हैं वो जो सामान खींचते हैं। ये गलत किया तुमने। आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ना दे तो कोर्ट में केस कर सकते हो कि इन्होंने घोड़ी मार दी हमारी। सही है। एक रियल लाइफ का केस बताता हूँ। कोई आदमी घोड़ा किराए पे लेगा राइड करने के लिए। घोड़े तो आते हैं ना, फिल्मों में भी किराए पे आते हैं, पुरानी मूवीज में तो बहुत आते थे घोड़े। वो डाकू फिल्में होती थी ना, जैसे वो शोले फिल्म देखा होगा, गब्बर और उसके दोस्त, वो घोड़ों पे जाते थे, 50-50 घोड़े। या कोई ऐसी वाजीराम मस्तानी जैसी मूवी, या कोई ऐसी हिस्टोरिकल मूवी अकबर के टाइम की, या कोई महाराणा प्रताप की मूवी, उसमें वो घोड़ों पे लड़ाई करने जाते थे। टिप्पू सुल्तान प्रोग्राम आता था तो वहाँ 100-200 घोड़े दिखाने पड़ते थे, सीन तो ही अच्छा बनता था। तो बढ़िया मूवी बनाने के लिए लाइव, तो वो घोड़े किराए पे आते थे। तो घोड़े किराए पे राइड करने के लिए आते हैं। तो किसी फैमिली ने घोड़ा लिया राइड करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, घोड़े के पाँव बांध दिए ताकि ये जंप ना कर सके, या कुछ गले में भी पट्टा डाल दिया और उसके पाँव बांध दिए अच्छे से कि मूव ना करे, और एक बच्चा बिठा दिया घोड़े पे कि बेटा अब ये मारेगा नहीं, गिराएगा नहीं, तुझे बांध रखा है इसको। और बच्चा ऊंची ऊंची 4-4 फुट ऊपर जंप मार रहा है उस पर, और घोड़ा दर्द से, जब वो उस पर वजन आ रहा है जोर से जंप लगने से, दर्द से करा रहा है बेचारा, चिल्ला रहा है। बच्चे को लग रहा है भी घोड़ा चिल्ला रहा है, अच्छी आवाज आ रही है, और जंप लगा रहा है, और जंप लगा रहा है। इतने जंप लगाए कि घोड़ा मर गया। तो ये लॉ ऑफ टोट है। टोट होता है गलत काम, रॉन्ग डूइंग। टोट रॉन्ग डूइंग, गलत काम किया भैया, घोड़ा मार दिया आपने। इस काम के लिए थोड़ी बच्चे को खेलने के लिए घोड़ा दिया था। तो वो क्या है, बाद में उनको कंपनसेट करना पड़ा, पैसे देने पड़ेंगे उस घोड़े के। तो ये गलत है। जिस पर्पस के लिए ले गए उस पर्पस में यूज करना चाहिए। ओके। और बेलमेंट वो है कि किसी को संभालने के लिए चीज दी हो।
घर में नौकर है, उसे कह दिया बेटा ये पकड़ वो सामने अलमीरा में रख दे, वो थोड़ी बेलमेंट है, वो तो हमारी ओर से ही रख रहा है। समझो वो उसके कंट्रोल में नहीं, वो तो हमारे कंट्रोल में। घर में सर्वेंट है, उसे कहा उस शेल्फ में रख दे, वो उस अलमीरा में रख दे, तो वो सामान हमारे घर की अलमीरा में ही है, हमारे कंट्रोल में है, उसकी ड्यूटी नहीं है अगर वहाँ से चोरी हो जाए तो वो बेलमेंट नहीं है। बेलमेंट तो हम किसी को दे रहे हैं उसकी कस्टडी में, या तो वॉच दे दी रिपेयर करने के लिए, घोड़ा दे दिया यूज़ करने के लिए, कार किराए पे दे दी यूज़ करने के लिए, तो वो चीज़ है। एक बात और बता दूं, ग्रेचुटस बेलमेंट है, ठीक है, दोस्त को कार दे दी वैसी, लेकिन आप क्या उस बेलमेंट को बीच में कैंसिल कर सकते हो? यस। नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है, गाड़ी किराए पे दी या घोड़ा 5 दिन के लिए किराए पे दिया, 5 दिन से पहले टर्मिनेट करना बेलमेंट मुश्किल है। वाई को आप कहोगे जी वाई गाड़ी लेके घूमने चला गया मनाली, एक्स पीछे से फोन करे गाड़ी चाहिए, तो वाई कहता है जी अब तो मनाली है, वापिस आ नहीं सकते, अब तो वापिस आने में 2 दिन चाहिए, तो कहता है जी अब तो 5 दिन पूरे होंगे तो ही पहुंच पाएंगे, तो आप बेलमेंट कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन ग्रेचुटस बेलमेंट, दोस्त को कार दिए यूज करने के लिए, वैसी दोस्ती के नाते ग्रेचुटस बेलमेंट, तो वो सौदा कैंसिल, बीच में डील कैंसिल कर सकते हो क्या? आप बीच में कार ले सकते हो, ले सकते हो, पर देख लेना दोस्त को फायदे से ज्यादा नुकसान ना हो जाए। आपने दोस्त को दे दी यार 1 महीने के लिए गाड़ी रख ले यार, कोई बात नहीं, फ्री में यूज कर ले, तुझे जरूरत है गाड़ी यूज कर ले, ठीक है मैं वापस ले लूंगा। आपने देखो ग्रेचुटस बेलमेंट है विदाउट कंसीडरेशन, क्या बीच में टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हो सकता है? ये क्वेश्चन है, क्या बीच में बेलमेंट कैंसिल हो सकती है कि नहीं? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बिफोर पीरियड ऑफ बेलमेंट इज एंडेड। वो बेलमेंट का पीरियड एंड नहीं हुआ उससे पहले टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हो सकती है, यस हो सकती है, बट अगर बेली हैज सफर लॉस ओवर बेनिफिट ड्यू टू दैट टर्मिनेशन, उस टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट से बेली को नुकसान ज्यादा हो गया फायदे से, तो बिल्डर हैज टू कंपनसेट होल लॉस, तुझे सारा लॉस भरना पड़ेगा। जैसे देखना, राम के पास गाड़ी है, शाम को दे देता है, वो शाम को कार दे देता है विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट, दोस्ती के नाते, कितने के लिए? 4-5 डेज। कहता दोस्त यार तू रख ले यार कार, कोई बात नहीं, तेरी शादी है घर में, इसको तैयार करवा लेना, नई गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, दुल्हन को इस कार में ले आना, कोई बात नहीं, 5 दिन के लिए कार दे दी शाम को। वैसे मार्केट का रेट जो है, मार्केट का जो रेट है वो चल रहा है मान लो 800 रुपये इस गाड़ी का 1 दिन का, हार चार्जेस मार्केट में जो चल रहे हैं वो 800 रुपये चल रहे हैं। 2 दिन के बाद, 2 दिन आफ्टर 2 डेज, ये राम फोन करता है शाम को, गाड़ी जैसे भी है वापस दे दो, मेरे को चाहिए। शाम कहते हैं यार 5 दिन के लिए ली थी, अभी तो 2 दिन हुए हैं, 3 दिन बाद दूंगा। राम कहते नहीं अभी चाहिए, गुस्से में बोल रहा है गाड़ी चाहिए, इमरजेंसी है मुझे, वापस दे, ये वो, जैसे भी कोई थोड़ी बहुत कहा सुननी होगी, दोस्त ने पूछा नहीं होगा, या कोई जो भी रस्म रिवाज है उसमें राम को बुलाया नहीं होगा, पता लगा होगा शाम दूसरों को पार्टी दे रहा है, राम को पूछा भी नहीं। राम को लगा होगा भी यार मैं तो अपनी गाड़ी फ्री में दे रहा हूँ, मैं दोस्तों की लिस्ट में नहीं हूँ और दूसरों को पार्टी दे रहा है। राम को गुस्सा आया होगा, कहता वापस कर दे, वापस ले सकता है क्योंकि ये क्या है, फ्री की है, कोई इसमें किराया नहीं है, वापस तो ले सकता है, लेकिन शाम का नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो मैं कहता हूँ शाम ने एक्सपेंड कर दिया उस पर 3200 में, वो फ्लावर्स वगैरह लगा लिए, वो गाड़ी तैयार करवा ली थी, शाम ने वो गाड़ी दुल्हन को लाने के लिए तैयार करवा ली थी, उस पर खर्चा कर दिया था मान लो 2000 में, चलो 2000 थोड़ा कम कर लेते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर भी थे, कुछ फ्रेश फ्लावर थे, डेकोरेट करवा ली थी उस गाड़ी को, डेकोरेशन पे 2000 रुपये खर्चा हो गया, गाड़ी तैयार खड़ी है, राम कहता है वापस दे गाड़ी, शाम कहता है गाड़ी डेकोरेट हो चुकी है, राम कहता है जो मर्जी होगी है मेरी गाड़ी है वापस दे,
तेरी हिम्मत कैसे गाड़ी रखने की, वापस कर। तो लो कहता है कि शाम के खर्चे कितने हुए, 2000, और 2 दिन 2 डेज यूज का 1600 रुपये किराया बचा उसका, बाजार में 800 रुपये चलती है, 2 दिन का 1600, 400 रुपये शाम एक्स्ट्रा लॉस में है। एक्स्ट्रा लॉस तो हुआ है, वो किससे कंपनसेट करवा सकता है, राम हैज टू कंपनसेट इट, राम हैज टू कंपनसेट इट टू शाम। राम को इसे कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको, शाम को। तो नुकसान ज़्यादा ना हो जाए, फायदे से ये चीज़ ध्यान रखनी है, दूसरे आदमी का नुकसान नहीं कराना। ठीक है, ग्रेचुटस बिलमेंट है, चीज़ ले लो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी अभी रूटीन यूज़ कर रहा है तो ले लो बीच में वापस। शाम कहता है ले जाओ भैया, कोई बात नहीं, मैं और कोई किराए पे ले लूँगा, तो ले जा सकता है राम। लेकिन शाम का खर्चा हो चुका है डेकोरेशन, और इस पर आप बीच में छीन लो तो डेकोरेशन का खर्चा वेस्ट। अब वो तो और गाड़ी तैयार करवानी पड़ेगी, तो खर्चा माइनस जो 2 दिन का तूने यूज़ के लिए दिया वो काट भी ले तो भी शाम लॉस में है, तो ये लॉस कंपनसेट शाम करवा सकता है राम से। ये ग्रेचुटस बेलमेंट का केस है कि बीच में टर्मिनेशन की सिचुएशन आए तो ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम है। क्लियर, इस तरह से। तो ये कह रहा है कि इसमें बेलमेंट में डिलीवरी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है, पर्पस ओवर होने के बाद चीज वापस आ जाती है। सर्वेंट को पकड़ाई के वहां रख दे तो इसे बेलमेंट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में ही मानी जाती है चीज। ठीक, पड़ोसी को देना, बाहर जा रहे हैं किसी लोकर में नहीं, गैरेज में गाड़ी खड़ी करना, वो बेलमेंट हो सकता है। दोस्त को पकड़ाना निगरानी के लिए, वो बेलमेंट हो सकता है। पड़ोसी को काऊ दे देना कि आके ले लेंगे, वो बेलमेंट हो सकता है। लोकर जो है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ये काली पुरमल पिल्लई वर्सेस विसो लक्ष्मी का केस है। काली परमल पिल्लई वर्सेस विसो लक्ष्मी के केस में कोर्ट ने यही कहा है कि ये जो ज्वेलरी है, ये इस तरह की ज्वेलरी जो है वो लेडी के कंट्रोल में नहीं थी, तो इसलिए वो बेलमेंट नहीं है। सेकंड, डिलीवरी में भी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। तो ये कह रहा है डिलीवरी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक हो सकती है। एक्चुअल तो एक्चुअली मैं दोस्त को क्या है, गोल्ड पकड़ाया, ठीक है मैं ले जाऊंगा, ये हो गया, ठीक है। सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव लगभग एक ही बात है कि गाड़ी कहीं और खड़ी है किसी गैरेज में या कोल्ड स्टोर में माल पड़ा है, मैंने उसका बिल आपको पकड़ा दिया, या किसी और गोडाउन में माल पड़ा है, मैंने की पकड़ा दी कि ये पकड़ो। जिसके पास की, जैसे मान लो कभी कभी रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम होता है, कभी रखा है माल आपने? रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम में बस कुछ नहीं होता, वो चाबी दे देते हैं, जिसके पास चाबी वो खोल के ले जाए अपना सामान। तो वो की किसी को पकड़ा देना क्लॉक रूम की, इशारा है कि माल तेरा है, तू ले जा। जैसे मैंने दोस्त को कहा कि भाई ये चाबी पकड़, मेरा क्लॉक रूम में सामान है, तू संभाल के रखना यार, ले जा अपने घर, तो उसकी की पकड़ा दी। तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी है, इशारा है कि की मैं तुझे लॉकर की दे रहा हूँ उस क्लॉक रूम की, उसमें जो रखा सामान है तू ले जा, संभाल ले। तो ये कौन सी डिलीवरी है? सिंबॉलिक। एक्चुअल तो एक्चुअल में गायें दे दी, एक्चुअल में गोल्ड पकड़ा दिया, एक्चुअल में घड़ी पकड़ा दी, एक्चुअल में स्वामी विवेकानंद की बुक पकड़ा दी, तो ये एक्चुअल डिलीवरी है। इस तरह की पकड़ा दी किसी रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम की या किसी गोडाउन की, तो इशारा है कि वो माल वहाँ है, तो उसे संभाल ले। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वहीं पड़े पड़े क्या है, सामान का कंट्रोल किसी को दे देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, एक एग्जाम्पल है, नीचे केस है बैंक ऑफ चित्तूर लिमिटेड वर्सेस नरसिम्हल्लू का, फर्स्ट पेज पे ही, बैंक ऑफ चित्तूर वर्सेस नरसिम्हल्लू का। इस केस में क्या हुआ, एक सिनेमा हाउस था, उन्होंने बैंक से लोन लिया सिनेमा के प्रोजेक्टर पे। सिनेमा का प्रोजेक्टर बहुत बड़ा होता है, सिनेमा का प्रोजेक्टर बहुत बड़ा होता है, बैंक रख के करेगा भी क्या। बैंक ने लोन दिया, इन्होंने क्या प्लेज किया, सिनेमा का प्रोजेक्टर, और इन्होंने बैंक को लिख के दे दिया कि भाई ये प्रोजेक्टर हमारे पास है, काफी बड़ा सिस्टम है, जब आपको दिक्कत लगे, डाउट हो हमारे ऊपर, आप कहना प्रोजेक्टर हम आपको दे देंगे, आप ले जाना प्रोजेक्टर।
आपके कंट्रोल में है ये प्रोजेक्टर, चाहे पड़ा हमारे पास है सर, कंट्रोल आपका है। ये जब चाहे बैंक इस प्रोजेक्टर को अपने कब्जे में ले सकता है। रिटर्न में एफिडेविट पे दे दिया जिस सिनेमा ने लोन लिया बैंक से। बैंक ने सोचा भी प्रोजेक्टर हम भी कहां संभालेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्टर है, एफिडेविट ले लिया कि कभी भी बैंक अपनी कस्टडी में ले सकता है। तो एक तरह से ये सिनेमा का जो प्रोजेक्टर है ये किसके कंट्रोल में है, बैंक के। पड़ा चाहे थिएटर के पास है पर इसको ले जाने की पावर बैंक के पास है। तो ये कौन सी डिलीवरी है, कंस्ट्रक्टिव। रियल में उठा के बैंक को नहीं दिया पर कंस्ट्रक्टिव तरीके से ये सामान डिलीवर हो चुका है, समझो बैंक के कब्जे में माना जाएगा। कल को सिनेमा वाले लोन ना भरे तो क्या बाय लो वो प्रोजेक्टर बैंक उठा सकता है? यस, ये एक वैलिड प्लेज है, गिरवी रखा गया प्रोजेक्टर। इस तरह से बैंक को कब्जा देना पड़ेगा कल को अगर बैंक के लोन की पेमेंट में थिएटर ने डिफॉल्ट किया तो। लोग कहता है कि ये कब्जे में जो है ले सकता है कौन, बैंक। तो ये कौन सी डिलीवरी है, कंस्ट्रक्टिव। आप फाउंडेशन लेवल में भी सेल ऑफ गुड्स में पढ़ते थे कि कोल्ड स्टोर में माल पड़ा है राम का, राम वो माल शाम को बेच दे तो माल एक्चुअल डिलीवरी जरूरी नहीं है उठा के देने की। कोल्ड स्टोर के मालिक को बस ये कह दो, लिख के दे दो कि आज से इस माल का ओनर शाम है, आज के बाद ये माल शाम का है, किराया शाम देगा। तो माल वहीं पड़े पड़े राम की जगह मालिक कौन बन गया, शाम। ये कौन सी डिलीवरी है, कंस्ट्रक्टिव, कि वहीं पड़े पड़े चीज का पोजेशन रियल में फिजिकल नहीं दिया तो भी कंट्रोल किसी और को दे दिया है। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो इस केस में झगड़ा हुआ, कल को थिएटर ने लोन नहीं दिया, बैंक वो प्रोजेक्टर उठाना चाहता है, कहता हमारे पास प्लेज है, प्रोजेक्टर का पोजीशन हमारा है। तो थिएटर वाले दे नहीं रहे तो कोर्ट ने वो प्रोजेक्टर दिलवाया कि भैया बैंक का उस पर कंट्रोल है। वो तो बैंक ने पावर थी, जब मर्जी ले सकता था। सामने वाले थिएटर ने लिख के दे दिया था कि जब आप कहोगे प्रोजेक्टर हैंडओवर कर देंगे, तो ये कंट्रोल किसका है, बैंक का। तो ये वैलिड प्लेज है, इस प्रोजेक्टर पे कंट्रोल कौन कर सकता है, बैंक। इसको उठवा सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन बाय बैंक। तो बैंक ऑफ चित्तूर लिमिटेड वर्सेस नरसिम्हल्लू का केस है ये, सेक्शन 149 में। ये बता रहा है सिनेमा प्रोजेक्टर पोजेशन में तो नहीं दिया बैंक को, पर उनके पास प्लेज कर दिया गया और वो रिक्वेस्ट करते हैं बैंक को कि इसको जो प्लेज माल है हमारे पास रहने दो। थिएटर वाले कहते हैं इसको हम यूज भी करेंगे, एक तरह से आपकी तरफ से संभाले हुए हैं। थिएटर वालों ने कहा बेली की तरह समझ लो, आप जब चाहोगे आपको हैंडओवर कर देंगे। तो इसमें क्या ये वैलिड प्लेज है, बिल्कुल वैलिड प्लेज है। ये किसके कंट्रोल में है, बैंक के। डिफॉल्ट करने पे बैंक इसको ले सकता है। ये कंस्ट्रक्टिव प्लेज है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है एक तरह से। ये वैलिड प्लेज है, बैंक ये कल को डिफॉल्ट के केस में उठा सकता है ये प्रोजेक्टर। क्लियर, ये चीज है। तो बता रहा है यहाँ पे कि भाई बेलमेंट में क्या एसेंशियल है, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अग्रीमेंट हो दो लोगों के बीच। वैसे अग्रीमेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है। बेलमेंट का जो अग्रीमेंट है ना, बेलमेंट का जो अग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और वो इंप्लाइड भी हो सकता है। घोड़ी किराए पे ले गए, एक्सप्रेस है। मेरे से स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ने के लिए ले गए, वो भी कौन सा अग्रीमेंट है, एक्सप्रेस। क्लियर है, बाय वर्ड्स बोल के लिख के किया गया है। गाड़ी का भी बोल के लिख के किया गया है। घड़ी वो रिपेयरर को दी है ठीक करने के लिए, वो भी क्या है, एक्सप्रेस। इंप्लाइड तो फाइंडर ऑफ गुड्स का है, जैसे वो नहीं था फाइंडर ऑफ गुड्स का। क्या उससे कोई अग्रीमेंट हुआ कि तू संभाल के रख, संभालने के खर्चे देंगे, ऐसा कोई बात हुई नहीं। वो बाय लॉ माना गया है, वो क्या है, इंप्लाइड है, वो बाय लॉ वैलिड है। क्लियर, इस तरह से। तो वो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयड अग्रीमेंट है, इस तरह से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई इंप्लाइड भी हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस भी हो सकता है, डिलीवरी एक्चुअल में भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक भी हो सकती है। मेयर कस्टडी होने से डिलीवरी सामने वाले को हो गई ये मानना नहीं जाएगा, ये कहना गलत है। वो लेडी के केस में मैंने बताया, कालीपुरम पिल्लई वर्सेस वासो लक्ष्मी के केस में, कि वो लॉक लगा जाती थी। ठीक है, वो ज्वेलर के लॉकर में पड़ा था पर वो की लगा के शाम को छोड़ जाती थी अंदर, सुबह आके खोल के ज्वेलर को देती थी। तो कंट्रोल लेडी का था तो वो बेलमेंट नहीं था, इसलिए चोरी हो गया तो वो ज्वेलर लायबल नहीं है। बैंक के लॉकर की तरह बैंक लायबल नहीं है, वही चीज। एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जाम्पल ये नरसिम्हल्लू का केस है, बैंक ऑफ चित्तौड़ का। नेक्स्ट,
देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बेलमेंट में ओनरशिप कहां ट्रांसफर होती है? बेलमेंट में तो बेलर बेलनी है, चीज है यूज करने के लिए दी, यूज करके वापस, या बेचने के लिए दी, बेच के पैसे दे देगा, लेकिन ओनर नहीं बना है सामने वाला, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है बेलमेंट में। ओके। फोर्थ, ओनली मूवेबल गुड्स कैन बी बेल्ड, इमूवेबल गुड्स कांट बी बेल्ड। सही कह रहा है, पेज नंबर 2 ऑफ द चैप्टर, फोर्थ कंडीशन, ओनली बेलमेंट ऑफ ओनली मूवेबल गुड्स। मूवेबल गुड्स की हो सकती है, जमीन जायदाद की बेलमेंट कैसे? पड़ोसी को घर कैसे पकड़ा जाऊंगा निगरानी के लिए, ठीक है, घर में कोई ना घुसे निगरानी, पर बेलमेंट नहीं हो सकती। बेलमेंट तो पोजेशन किसी को दी जा सके उसी सामान की होती है, तो पोजेशन किसको, किस चीज की दी जा सकती है? मूवेबल गुड्स की। गोल्ड दे दो, बुक दे दो, हॉर्स दे दो, कार दे दो, मतलब कोई भी चीज जो मूवेबल है, कोई कैमरा है, कोई मोबाइल है, कोई डॉग है, तो मूवेबल आइटम की बेलमेंट हो सकती है, इमूवेबल की नहीं। प्लॉट के केस में बेलमेंट वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, वो दिया नहीं जा सकता। थर्ड, गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सर्टेन पर्पस। हाँ, बेलमेंट में कोई भी गुड्स की डिलीवरी होती है वो एक पर्पस के लिए होती है। जैसे घड़ी दी रिपेयर करने के लिए, रिपेयर करेगा दे देगा, पर्पस है उसका। गाड़ी किराए पे दी, घोड़ा शादी के लिए किराए पे दिया है, तो पर्पस ओवर होने के बाद चीज आएगी, तो वो पर्पस के लिए दी जाती है। फोर्थ, सेम गुड्स मस्ट बी रिटर्न व्हेन पर्पस इज ओवर। पेज नंबर 2 पे फोर्थ एसेंशियल, पर्पस ओवर होने के बाद चीज एज इट इज वापस आएगी। बताया ना, मैंने कहा था मेरा घी संभाल लो, आके ले जाऊंगा, तो देसी घी रखा है, देसी वापस आए। कोई गहने रखे हैं, ज्वेलरी रखी है ऑर्नामेंट पड़ोसी के पास, तो वो ज्वेलरी दे। हाँ, लेकिन अगर अपने पर्पस ही उसको चेंज करने का, नेचर शेप चेंज करने का, बिस्किट दिया है ऑर्नामेंट बना के दे देगा, देन ओके, फिर तो वो चीज सेम नहीं आएगी वापस, वो पर्पस के अकॉर्डिंग चेंज होके आएगी, ठीक है ना। किसी को बड़े बड़े टिम्बर लोग दे दिए लकड़ी के पेड़ और उसे कहा फर्नीचर बना के दे दे, तो वो एज इट इज वापस नहीं आएगी, वो फर्नीचर बन के आएगा, वो ठीक है। लेकिन अगर अपन ने ऐसे कोई पर्पस के लिए नहीं दी, संभालने के लिए दी, गोल्ड रख लो आके ले लेंगे, तो एज इट इज वापस आई। कार दे दी, कार एज इट इज वापस आई। कार के टायर बदल देना, कलर बदल देना, ये गलत बातें हैं, इसके लिए कौन लायबल है? बेली। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पर्पस ओवर होने के बाद नॉर्मली सेम चीज आनी चाहिए, लेकिन अगर वो चेंज होने के लिए दी है, जैसे ऑर्नामेंट बनाने के लिए, तो वो चेंज होके आएगी। बैंक को पैसे देना कभी बेलमेंट नहीं, क्योंकि बैंक में क्योंकि सेम चीज वापस आ ही नहीं सकती। नोट जो दोगे वही वापस आएंगे, ऐसा नहीं है, नोट के नंबर बदल के आएंगे, और चीज आती है, ठीक। कंसीडरेशन जरूरी है बेलमेंट में? जरूरी नहीं। बुक पढ़ने के लिए दे दी, कोई कंसीडरेशन जरूरत नहीं। दोस्त को कार दे दी यूज करने के लिए, कोई कंसीडरेशन जरूरी नहीं। तो कंसीडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी। रिस्ट वॉच रिपेयर करने के लिए दी तो कंसीडरेशन है, रिपेयर करके देगा, अपने चार्जेस लेगा। गाड़ी किराए पे दी तो कंसीडरेशन है, लेकिन दोस्त को कार दे दी यूज करने के लिए, कंसीडरेशन नहीं है, तो भी बेलमेंट है। बुक पढ़ने के लिए दे दी तो भी बेलमेंट है। तो कंसीडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी, यानी ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट हो सकती है। ग्रेचुटस मींस विदाउट कंसीडरेशन, जिसके आपको नॉन फॉल्ट डिस्क्लोज करने होते हैं, और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट जैसे किराए पे दी गाड़ी, बुक किराए पे दी पढ़ने के लिए, कार किराए पे दी, तो वो क्या है? नॉन ग्रेचुटस, यानी विद कंसीडरेशन। इसके अंदर क्या है? आपको नॉन और अननोन सारे फॉल्ट डिस्क्लोज करने हैं। अगर नहीं डिस्क्लोज किए, सामने वाले को नुकसान हुआ तो आपको भरना पड़ सकता है, ठीक। तो कंसीडरेशन जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी। बेली ने चीज ढूंढी, मिलने पे आपको चीज दे दी, तो क्या वो इनाम मांग सकता है? नहीं, रिवॉर्ड मांग नहीं सकता। आप डिक्लेयर कर दो, अलग बात है। बाय लॉ उसे रिवॉर्ड लेने का लीगल राइट नहीं है, दे दो, आपकी मर्जी है। तो ये सारी बातें अपनी पढ़ी। काइंड ऑफ बेलमेंट में बता रहा है, ऑन द बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, पेज नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, काइंड ऑफ बेलमेंट, काइंड ऑफ बेलमेंट, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, फॉर बेलर बेनिफिट, बेलर के बेनिफिट के लिए, फॉर बेली बेनिफिट, बेली के बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए, अकेले खुद के बेनिफिट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ। इसके एग्जांपल आप ले सकते हो। बेली, बेलर का बेनिफिट कि पड़ोसी को ज्वेलरी दे गया, ज्वेलरी हैंडेड ओवर टू नेबर,
नेबर में देगा कि भाई संभाल के रखना, आके ले लूंगा, तो आपका ही फायदा है बेलर का। पड़ोसी की तो ड्यूटी है संभालने की। गाय बांध के आके ले लूंगा, घोड़ा बांध के आके कुत्ता ले लेंगे, तो वो क्या है, एक बेनिफिट बेलर का। बेली का बेनिफिट, आप बुक पढ़ने के लिए ले गए, बुक टेकन बाय स्टूडेंट फॉर रीडिंग बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट मेरे से बुक लेगा, सर पढ़ के दे जाऊंगा, तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, मालिक मैं हूं, सारा बेनिफिट स्टूडेंट का है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। दोनों का फायदा, जैसे रिस्ट वॉच की रिपेयर, रिस्ट वॉच की रिपेयर, रिस्ट वॉच की रिपेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ देम। तो जैसे वो रिपेयरर है, वॉच रिपेयरर रिपेयर करेगा, उसको क्या बनना है, उसका कंसीडरेशन चार्जेस, और मेरी वॉच रिपेयर होगी तो ये किनका फायदा है, दोनों का। गाड़ी ले गए किराए पे तो मेरा भी फायदा है, किराया आएगा, आपको गाड़ी मिल गई यूज करने को फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, तो दोनों का फायदा है। घोड़ी शादी पे किराए पे गई तो मुझे किराया आएगा, आपको घोड़ी मिलेगी, तो यानी दोनों का फायदा। सिर्फ बेलर का फायदा, किसी के यहाँ गाड़ी पार्क करके ले जाएंगे, किसी को ज्वेलरी पकड़ा के संभाल लो आके ले लेंगे, पेट बांध के अपना आके ले लेंगे, ये बेलर का फायदा है। बेली का फायदा, जैसे वो कुत्ता ले गया है, वो कहता जी हमारे बच्चे ने खेलना है इसलिए, या वो बुक ले गया पढ़ने के लिए, तो इसमें बेनिफिट किसका है, बेली का। दोनों का, किराए पे गाड़ी देना या जैसे अपन एग्जांपल लिया वॉच रिपेयर करना। ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरेशन, बड़े एग्जांपल दे चुका हूं। ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरेशन कितने एग्जांपल लिए अपन ने इसमें, ग्रेचुटस, बेलमेंट यानी कि विदाउट कंसीडरेशन वाली, विदाउट कंसीडरेशन, और एक और बेलमेंट है कौन सी, नॉन ग्रेचुटस। यानी विद कंसीडरेशन, जिसमें किराया लेना है, जैसे बस का किराया, कार किराए पे देना, घोड़ी किराए पे देना, वॉच रिपेयर करने के लिए देना, ये नॉन ग्रेचुटस है, किराया पर्पस है, इसमें कंसीडरेशन लेना है। और ग्रेचुटस बुक पढ़ने के लिए दे देना, दोस्त को गाड़ी दे देना, तो ये है। तो ये इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड या कंसीडरेशन कह सकते हो, उसमें ग्रेचुटस नॉन ग्रेचुटस आता है। पढ़ लोगे। बेलर की क्या ड्यूटी है, बेलर को फॉल्ट डिस्क्लोज करना है, सेक्शन 150 कहता है। नीचे पढ़ो, ड्यूटी ऑफ बेलर क्या कह रहा है, ड्यूटी ऑफ बेलर इसमें कह रहा है फर्स्ट टू डिस्क्लोज फॉल्ट, चीज का फॉल्ट डिस्क्लोज करो। मैंने बताया ग्रेचुटस बेलमेंट में तो नॉन फॉल्ट जो पता है, और नॉन ग्रेचुटस में तो सारी चीजें चेक करवा के, नॉन हो चाहे ना हो, सारे फॉल्ट आपको बताने हैं। इट्स द ड्यूटी ऑफ द बेलर, सेक्शन 150 कहता है कि भैया आपको सारे फॉल्ट डिस्क्लोज करने चाहिए। बता रहे ग्रेचुटस में तो नॉन फॉल्ट, जैसे एक आदमी ने किसी दोस्त को यूज करने के लिए घोड़ा दे दिया, दोस्त को कहता ले जा यार 4 दिन बाद दे देना, लेकिन बेलर को पता था ये घोड़ा पागल दिमाग का है, विशियस है, ये घोड़ा विशियस है, इसका दिमाग खराब है, विशियस हॉर्स है, यानी ये घोड़ा जो है इसका दिमाग खराब है। भैया मालिक को ये बात पता है, फिर दोस्त को घोड़ा क्यों दे रहा है, पागल घोड़ा। वो बेचारा दोस्त उस पर बैठ के राइड करने लगा, उसने फेंक के मारा घोड़े ने, और दोस्त इंजर्ड हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो इसमें नुकसान सारा खर्चा कौन भरेगा मेडिकल ट्रीटमेंट का, जो बेलर है। तुझे पता था फिर भी ये घोड़ा तूने क्यों दिया, गलत है ये। और नॉन ग्रेचुटस में नॉन अननोन सारे फॉल्ट बताओ। नीचे एग्जांपल दे रहा है रीड वर्सेस डीन का, कि मोटर कार किराए पे दे जा रही है रिवर पे चलने के लिए, रास्ते में आग लग गई तो पता लगा फायर एक्सटिंग्विशर खराब है, तो बोट के मालिक को कंपनसेट करना पड़ेगा, जो इंजरी हुई या डेथ होगी तो उसका भी नुकसान भरना पड़ेगा, पैसे से ही भरेगा, और बंदा तो वापस कैसे देगा। तो वो गलती किसकी है, उस बोट के ओनर की। भी किराए पे दे रहा है तो लाइफ जैकेट्स वगैरह चेक करके रख, ये ऐसी होते हैं लापरवाह। एक बार क्या हुआ, ये नैनीताल साइड एक बोट में बैठे, जैसे एक 7 ताल नाम की जगह है, वहाँ बोट में बैठे, तो मैंने उसको कहा भैया, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा कि भैया तू कहाँ बीच में लेके जाएगा, तो बैठ गए हम लोग। मैंने कहा यार वो सेफ्टी बेल्ट दे दे, जैकेट बांध ले, हम लोग क्या पता रखता है बीच में कहीं दिक्कत हो जाए। तो वो कहता बाबूजी, कहता क्या जरूरत है, कहता दिक्कत होगी तब लगा लेना। भैया जब डूब मरे बेल्ट कब बांधेंगे, मान लो बोट पलट गई, किसी मान लो कोई अंदर कोई जानवर ने हिट किया या कुछ भी लगा लो, बोट पलट जाए मान लो, तो
तो फिर तब जैकेट बांधेंगे क्या? तब बांधने का टाइम होगा। तो ये ऐसे ही होते हैं लापरवाह। मैंने कहा तू जैकेट दे चुपचाप इधर, मूर्ख बातें कर रहा है। कहता जी बीच में जब जरूरत होगी तब बांध लेना। वो तो वो बात होगी जब आग लगेगी तब परचेज कर लेंगे एक्सटिंग्विशर, अब क्या जरूरत है, ऐसे वो बात होगी ये तो ये उसकी गलती थी। कोर्ट ने कहा पैसे देने पड़ेंगे। सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे बेलमेंट के किसको भरने हैं? बेलर को। जैसे मान लो बेली चीज ले गया, ठीक है, और वो गाड़ी में खराबी थी, इंजन खराब था, रास्ते में खराब होगी, तो बेली ने ठीक करवाई तो उसका बिल ले आया, वो बिल को किसको चुकाना पड़ेगा? बेलर को। भैया गाड़ी खराब हुई, तेरी गाड़ी में खराबी थी, रास्ते में रुक गई, हम क्या करते? मिस्त्री बुला के ठीक करवाई, सारा खर्चा तुझे देना पड़ेगा। सही कह रहा है, बेलर को सारा नुकसान भरना पड़ेगा। जैसे बेलर अपनी कुत्ता बांध गया तो उसका खर्चा भी बेलर को भरना पड़ेगा सारा, इस तरह का। मान लो कुत्ता नेचुरल रीजन से बीमार हो गया, नेचुरल रीजन से बीमार हुआ, बीमार तो इंसान भी होता है, किसी की कोई गलती नहीं, उसके इलाज का खर्चा हुआ, वो भी बेली ने किया। अब क्या करे, कुत्ते को मरने तो नहीं दे सकता, वो खर्चा भी बेलर को भरना पड़ेगा। तो नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में सारे, हाँ अगर आप किराए पे गाड़ी लेंगे तो पता है पेट्रोल तो खुद डलवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वैसे किसी को आप जैसे कुत्ता खड़ा कराए, किसी का अगर ग्रेचुइटस है वो संभाल रहे हैं तो भाई बांध आए तो उसका चारा तो आपको, जो भी वो खाता है, ब्रेड खाता है, जो भी खाता है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये कह रहा है बेलमेंट ग्रेचुइटस है तो बेलर को सारे खर्चे उठाने हैं, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नॉन ग्रेचुइटस है तो उसको कौन से उठाने हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। किराए पे गाड़ी गई है तो किराएदार ही पेट्रोल डलवाएगा, वो तो क्लियर है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे बेलर पे आएंगे। जैसे गाड़ी खराब हो गई, बेली को ठीक करवानी पड़ी, टायर खराब हो गया, है ही पुराना था, रास्ते में बदलना पड़ गया, बेली ने बदलवाया, तो वो किससे ले सकता है? बेलर से। पेट्रोल तो अंडरस्टूड है, बेली ने डलवाना है। घोड़ी 5 दिन के लिए किराए पे गई है शादी पे, तो अंडरस्टूड है चारा बेली ने डालना है, लेकिन वो बीमार हो गई, वो खर्चा बेली ने किया, वो किससे ले सकता है? बेलर से। ठीक, तो ये कह रहा है ए अपनी गायें बांध गया पड़ोसी बी के यहाँ, बाहर चला गया आउट ऑफ स्टेशन, वैसी नॉन ग्रेचुइटस ग्रेचुइटस बेलमेंट है दोस्ती के चलते, उसके फीडिंग का जो भी खर्चा है वो ए को लौटाना होगा। ठीक, कार को चोट लगी, उसका इलाज करवाया या कोई बीमार होगी, बी ने खर्चा किया, वो भी ए को कंपनसेट करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन सेकंड केस में ए अपना घोड़ा किराए पे दे देता है बी को 100 रुपये रोज का, तो अंडरस्टूड है घोड़े का किराया लिया है, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट है, तो जो किराएदार बी है तो उसका चारा वही डालेगा ना घोड़े का, किराए पे लेके आया तो उसे संभालने के खर्चे भी तुझे देने पड़ेंगे, चारा फीड किसको डालनी पड़ेगी? बी को। लेकिन घोड़ा अचानक एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, चोट लग गई, खर्चा किया, उसकी कोई गलती नहीं बी की, तो ये सारे पैसे ए से वसूले जा सकते हैं। थर्ड, टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर एनी लॉस ड्यू टू डिफेक्ट टू टाइटल, सेक्शन 164 है कि भी बेली का नुकसान हुआ डिफेक्ट इन टाइटल की वजह से, टू इंडेमनीफाई बेली ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर। बेलर कोई चीज किराए पे दे रहा है बेली को और वो चीज उसकी अपनी नहीं है, चोरी चारी की है, जिस वजह से मुसीबत आ गई, बेली पंगे में फंस गया, तो वो सारा नुकसान किसको भरने की जरूरत है? बेलर को। जैसे मान लो गाड़ी किराए पे ले गया, राम से गाड़ी शाम किराए पे ले गया, कार शाम, कार हायर पे ले गया, कार ऑन हायर, बाद में पुलिस आ गई, वो गाड़ी लेगी छीन के शाम से और शाम को फालतू केस में फंसा दिया, शाम के खर्चे आए, ये सारी गलती किसकी है? राम की, चोरी की गाड़ी किराए पे दे दी, तो शाम ये कंपनसेट किससे करवा सकता है? राम से। शाम ये सारे पैसे राम से कंपनसेट करवा सकता है, तो ये चीज कह रहा है। क्लियर? ये चीज है। टू बेयर लॉस फॉर रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू टेक बैक द गुड्स, कहता कोई आदमी बेलर चीज नहीं वापस लेके जा रहा, बेलर की ड्यूटी है चीज अपनी ले जाए, टू टेक डिले डिलीवरी। भैया आप अपना सामान ही नहीं लेके जा रहे तो अपना सामान ले जाओ ना। मान लो शादी वाले घर में घोड़ी आ गई, 2 दिन के लिए शादी वाले घर में घोड़ी आई थी, 2 दिन के लिए, 2 दिन में दूल्हा घोड़ी पे बैठ के चला गया, फोटो वोटो होगी, ठीक है, अगले दिन उन्होंने फोन कर दिया भी घोड़ी ले जाओ, आ ही नहीं रहे वो लेने। अब वो अगला दिन बीत गया, फिर अगले दिन फिर फोन किया घड़ी ले जाओ, ले ही नहीं गए,
10 दिन हो गए वो अपनी घोड़ी किराए पे जो आई थी लेके नहीं जा रहे। अब वो घोड़ी तो मर जाएगी, उसको दाना डालो चारा डालो, नहीं तो मर जाएगी वो। दाना चारा घास कौन डाल रहा है? बिल्ली, जिनके घर में शादी थी। वो कहते ये और मुसीबत आ गई भी, इसको खिलाए पिलाए जाओ। ये सारा एक्स्ट्रा डेज का खर्चा जो है खिलाने पिलाने का बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा। 8 दिन में घोड़ी ने 800 रुपये का खाना खाया तो 800 रुपये खिलाया बिल्ली ने, वो बेलर से कवर कर सकते हो। एक्स्ट्रा डेज के पैसे ले सकते हो। जैसे एग्जांपल दे रहा है, ड्राई क्लीनर ने लिख के लगाया 15 दिन में अपना सामान ले जाओ, उसके बाद हम लेट डिलीवरी के चार्जेस लेंगे। ठीक है, वो आपका सामान कब तक संभालें, वो निगरानी करें। तो अगर आप लेट डिलीवरी लेके जाओगे तो वो चार्जेस ऐड कर सकते हैं थोड़े बहुत। यस, ये चीज़ है। और कहता है कि अगर नेचुरल रीजन से सामान खराब हो गया तो वो नुकसान बेली नहीं उठाएगा, वो नुकसान बेलर को उठाना है। बेली की कोई गलती नहीं, वो नेचुरल रीजन से काऊ थी मर गई, पेट मर गया, या कोई सामान था खराब हो गया नेचुरल रीजन से, तो बेली का कोई फॉल्ट नहीं। तो वो नुकसान चीज का कौन उठाएगा? बेलर उठाएगा। ये गलती बेली की नहीं। जैसे बेली को गिरी हुई चीज मिल गई, मैंगो मिल गए, कोल्ड स्टोर में या फ्रिज में रखने के बाद भी मौसम इतना खराब है कि वो खराब हो गए, इसमें प्रूव हो गया बेली की कोई गलती नहीं। तो ये नुकसान डिटीरिएशन का, खराब होने का किसको उठाना है? बेलर को ही उठाना है। ये नुकसान बेलर ही उठाएगा। इट्स द ड्यूटी ऑफ बेलर टू बेयर होल लॉस विच कॉजेज ड्यू टू नेचुरल रीजन, नेचुरल रीजन से जो हुए। डिफेक्ट ऑफ टाइटल था बेलर का, तो बेली को नुकसान हुआ, कंपनसेट इंडेमनीफाई कौन करेगा? बेलर करेगा। लेट डिलीवरी लेके जाता है तो भी बेलर कंपनसेट करेगा। क्लियर? डिफेक्ट उसकी चीज का डिस्क्लोज करने की भी ड्यूटी है। फिर हम पढ़ेंगे ड्यूटी बेली की क्या है। बेलर की ड्यूटी के बाद बेली किन कामों के लिए लायबल है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, वो पढ़ेंगे। फिर चैप्टर के एंड में प्लेज के टॉपिक में आएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके।